हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा जीएसटी का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक देखा था, अभी भी हम लोग बेसिक में ही बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग को देखा था कि जीएसटी का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, किन कारणवश जीएसटी को लाना पड़ा, बाकी पुराने टैक्सेस को हटाना पड़ा, अभी उस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स आता है। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स का, तो डायरेक्ट टैक्स में हमारा आता है कौन सा, तो इनकम टैक्स आता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा आता है जीएसटी आता है। ठीक है, जीएसटी है, एक्साइज है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी है, बहुत सारे अभी भी हैं, पुराने टैक्स भी हैं, लेकिन नया जीएसटी है तो जीएसटी पर चर्चा करेंगे अभी। ठीक। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है जीएसटी के बारे में। पहले डायरेक्ट टैक्स देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है। A direct tax is a kind of charge which is imposed directly on the taxpayer। ये डायरेक्टली किस पे इम्पोज होता है, तो डायरेक्टली ये टैक्स पेयर पे इम्पोज होता है, जो टैक्स अभी दे रहे हैं, जो टैक्स के कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं हमको टैक्स देना है, उस मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, जो लिमिट है, लिमिट के वो बियॉन्ड जा रहे हैं तो उनको टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, कुछ रिलीफ है अभी भी। एंड द पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। और डायरेक्ट टैक्स क्या है कि वो डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट पे होता है। डायरेक्ट टैक्स वो किसको जाता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है, थ्रू टैक्स पेयर टू गवर्नमेंट। अगर डायरेक्ट टैक्स का बात करें तो अगर हम टैक्स पेयर हैं तो हम डायरेक्ट किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। ठीक है, बाय द पर्सन। ठीक है, jurisdiction on nature on whom it is imposed। a direct tax is one that cannot be shifted by taxpayer। डायरेक्ट टैक्स ऐसा है कि हम अपना टैक्स किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर ये मेरे ऊपर टैक्स बन रहा है तो ये हम ही को पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरा जो टैक्स बन रहा है हम किसी थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि तुम मेरा टैक्स, मेरे बदले तुम टैक्स दे दो, तो ये नहीं होता। जिसका टैक्स है वो खुद अपना टैक्स पे करता है। ठीक है, ये क्या होता है कि ये कैन नॉट बी शिफ्ट, ये शिफ्ट नहीं होता, डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं होगा दूसरे के ऊपर। ठीक है, बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। ठीक है, किसी के ऊपर आप शिफ्ट नहीं कर सकते इसको। अ सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड इन इंडिया इज इनकम टैक्स। कौन सा इनकम टैक्स, पहले भी यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा डायरेक्ट टैक्स में कौन सा आता है, तो इनकम टैक्स आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या है कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपना टैक्स पे करता है, किसको, गवर्नमेंट को पे करता है। ये किसी दूसरे आदमी को शिफ्ट नहीं कर सकता है कि मेरे बदले तुम टैक्स पे कर दो, या हम नहीं पे करेंगे तुम पे कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसका टैक्स वो अपना पे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट ही कौन सा पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट ही है हमारा जीएसटी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में इफ द टैक्स पेयर इज जस्ट अ कंड्यूट and its every stage and the tax incidence is passed until its final reach the consumer। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जो भी गुड्स और सर्विस है वो जब तक अल्टीमेट लास्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता है तब तक ये क्या होता है, शिफ्ट होते रहता है। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है, तो लास्ट जो कंज्यूमर हमारा होता है, जो कंज्यूमर जो गुड्स को या सर्विस को जो कंज्यूम कर रहा है, या ठीक है, या जो सर्विस अपना ले रहा है किसी चीज़ के लिए, तो वो जो लास्ट जो कंज्यूमर हमारा होगा वो कौन क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स पे करेगा। ठीक है, कौन पे करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर पे करेगा। लास्ट जो कंज्यूमर होगा जिसके पास जाकर के ये गुड्स का जो चेन है, जो स्टॉप होगा जहाँ पे, तो जो लास्ट इसका जो कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स पे करेगा। ठीक है, हु रियली बियर द want ऑफ इट्स such tax is indirect tax। and indirect tax is one that can be shifted by the taxpayer to someone else। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स को आप शिफ्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, शिफ्ट होता है। एक अपना जो टैक्स है वो दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसका हम डिटेल आगे का इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे इसका एक आएगा दम कि कैसे शिफ्ट होता है। ठीक है, तो उस पर हम आगे देखेंगे कि कैसे शिफ्ट होता है ये। ठीक, it incidence is borne by the consumer who ultimately consume the product or the service will the immediate liability to pay the tax may fall upon another person such as manufacturer, provider of services or seller of goods। अब यहाँ पे क्या करा, it incidence is borne by the consumer,
किसके द्वारा बॉर्न किया जाता है? कंज्यूमर के द्वारा। अल्टीमेटली कंज्यूमर द प्रोडक्ट और सर्विसेज विल द इमीडिएट एबिलिटी टू पे द टैक्स, और वो अपना टैक्स का लाइबिलिटी पे करेगा, ठीक है, इमीडिएट लाइबिलिटी टू पे टैक्स अपॉन अनदर पर्सन ऑफ सच मैन्युफैक्चरर टू प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज। यानी कि गुड्स क्या होता है? मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से कहाँ पे गया? होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, रिटेलर से कंज्यूमर के पास गया। तो मैन्युफैक्चरर जो होगा वो अपना टैक्स बर्डन किसको पास करेगा? होलसेलर को पास करेगा। अगर देखें कि अगर एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये अपना टैक्स बर्डन किसको पास करेगा? होलसेलर को पास करेगा, ठीक है। और होलसेलर जो है वो किसको पास करेगा? वो रिटेलर को पास करेगा। रिटेलर किसको पास करेगा? तो वो कंज्यूमर को पास करेगा, और कंज्यूमर लास्ट जो होता है, ठीक है, ये गुड्स को कंज्यूम करेगा। तो ये जो है ये सब अपना जो टैक्स है वो क्या कर रहा है? शिफ्ट कर दे रहा है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को शिफ्ट कर दे रहा है, होलसेलर रिटेलर को शिफ्ट कर दे रहा है, रिटेलर कंज्यूमर को शिफ्ट कर दे रहा है, और लास्ट में कंज्यूमर क्या करता है? बॉर्न करता है इसको, कंज्यूमर इस टैक्स को भरता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन टैक्सेस, इसको इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन टैक्स। जो कंज्यूम करेगा वो इसका टैक्स फुल करेगा, ठीक है, कॉल्ड कंजम्पशन टैक्सेस। दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, ये क्या होता है? रिग्रेसिव होता है। क्यों? क्योंकि ये शिफ्ट होता है, बर्डन शिफ्ट होता है। होलसेलर रिटेलर, होलसेलर किसको कर रहा है? रिटेलर को कर रहा है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कर रहा है, रिटेलर कंज्यूमर को कर रहा है, तो ये रिग्रेसिव इन नेचर, ये शिफ्ट होता है, ठीक है। दे आर नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे, और ये क्या है कि ये उस प्रिंसिपल पे नहीं फिट बैठता है कि जिसको एबिलिटी होगा वही पे करेगा, नहीं। अब जैसे डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स क्या है? एबिलिटी टू पे, जो जितना कमा रहा है उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि अगर कोई आप 10 रुपये का बिस्किट खरीद रहे हैं तो उसको अगर हम कंज्यूम करेंगे तो भी उस पर जितना भी टैक्स बन रहा है वो जितना हम पे कर रहे हैं उतना अगर अंबानी साहब का बेटा भी खरीद करके खा रहा होगा तो वो भी उतना ही टैक्स पे करेगा जितना कि हम टैक्स पे करेंगे उस गुड्स पे, ठीक है। तो ये एबिलिटी टू पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये सबको इक्वली ट्रीट करता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको टैक्स भरना पड़ेगा, इक्वली टैक्स देना पड़ेगा। और डायरेक्ट टैक्स क्या है? जितना ज़्यादा आप कमा रहे हो उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप नहीं कमा रहे आप नहीं टैक्स दीजिएगा, कम कमा रहे कम टैक्स दीजिएगा, ठीक है। ऑल द कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग द इकोनॉमिकली चैलेंज बियर द वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स इक्वली, ठीक है। तो इक्वली टैक्स सारे पे एप्लीकेबल होता है। इनडायरेक्ट टैक्स आर लेविड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रिविलेज और राइट बट नॉट ऑन इनकम और प्रॉपर्टी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? किस किस चीज़ पे लगता है? तो कंजम्पशन पे लगेगा, एक्सपेंडिचर पे लगेगा, प्रिविलेज और राइट, बट नॉट ऑन द इनकम और प्रॉपर्टी। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे नहीं लगता है? तो इनकम पे नहीं लगेगा और प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स ये दोनों पे नहीं लगेगा, ठीक है। अर्लियर अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स वे लेविड इन द इंडिया नेमली। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आ रहा है। अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या रहा है तो देखिए एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स वैट हो गया, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, वेटिंग एंड गैम्बलिंग, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, ईटीसी। ये सब क्या है? ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें से बहुत सारे जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं, जो कि बहुत सारे को एलिमिनेट करके किस में मर्ज कर दिया गया? जीएसटी में आ गया, ठीक है। तो ये हम आपको कल के लेक्चर में बताए भी होंगे, लेक्चर नंबर 1 में, कि कौन कौन सा भी है, कौन कौन सा एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। तो ये सारा जो है वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया विटनेस अ पैराडिम शिफ्ट ऑन जुलाई 1 2017। हाँ, इसमें से जो है बहुत सारे टैक्स जो हैं वो 1 जुलाई 2017 से क्या हो गए हैं? शिफ्ट हो गए हैं। किस पे? तो जीएसटी में। Adherence into a unified indirect tax regime wherein large number of central and state indirect tax were amalgamated into single tax, that is goods and service tax, ठीक है, जीएसटी। तो बहुत सारे को अमलगमेट करके क्या कर दिया गया? एक नए टैक्स रिजीम में डाल दिया गया जिसका नाम है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी। इन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज बीन वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्या करें? इन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप इन फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी कंटिन्यू इन पोस्ट ऑफ जीएसटी रिजीम। और कस्टम ड्यूटी जो है वो अभी भी एप्लीकेबल है।
कस्टम ड्यूटी अभी भी एप्लीकेबल है। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड हाउएवर एग्री दैट direct and indirect tax were complementary and therefore rational tax structure would incorporate in itself both type of taxes। अब ये क्या कह रहा है देख लेते हैं। एट इंटर लेवल वी विल स्टडी द सिलेक्ट प्रोविजन ऑफ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ ऑफ जीएसटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चार्ज ऑफ जीएसटी एग्जाम्पशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब बता रहा है कि जीएस हम लोग को इंटर लेवल पे कौन कौन सा चैप्टर जीएसटी में पढ़ना है। तो क्या क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एक चैप्टर हो गया, चार्ज ऑफ जीएसटी, एग्जाम्पशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट, ई वे बिल, रिटर्न एंड पेमेंट। कस्टम लॉ विल बी डिस्कस एट द फाइनल लेवल। और कस्टम लॉ जो है वो हमको किस पे पढ़ना है, फाइनल में पढ़ना है, वो इंटर में नहीं है। तो इंटर में क्या क्या है बता दिए। अब देखिए डिफरेंस देखिए डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स में क्या करें, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली वियर द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। वो डायरेक्टली कौन, टैक्स पेयर इंडिविजुअल जो है वो वियर करेगा। प्रोग्रेसिव इन नेचर है, जो जितना ज़्यादा कमाएगा उसको उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। हायर द रेट ऑफ टैक्स फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या करा, द पर्सन पेइंग द टैक्स ऑन द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो लास्ट कंज्यूमर होगा उससे जो कलेक्ट होगा वो पे होगा। 10 इंसिडेंस ऑफ द टैक्स इज शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। ये क्या होता है, शिफ्ट भी हो जाता है, दूसरे अदर पर्सन के ऊपर शिफ्ट होता है, लेकिन ये शिफ्ट नहीं होता। ये क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर है, चाहे अमीर रहिए चाहे गरीब रहिए सबको इक्वली पे करना पड़ेगा। ऑल कंज्यूमर्स इक्वली वियर द बर्डन रिस्पेक्टिव ऑफ द एबिलिटी टू पे, ठीक है। इसमें एबिलिटी टू पे होगा तो पे करेगा। यहाँ पे देखिए बर्डन ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ, आपका टैक्स आप खुद बॉर्न कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में देखिए शिफ्ट हो रहा है अपना टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। मेजर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा आता है, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी अभी बताए थे। इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, मतलब पहले इनडायरेक्ट टैक्स में और भी बहुत चीज़ थे, एक्साइज थे, कस्टम थे, इंटरटेनमेंट टैक्स या बहुत सारा टैक्स था, परचेज टैक्स, सेल टैक्स, तो वो सबको हटा करके जीएसटी में मर्ज कर दिया और एक कस्टम ड्यूटी अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या है। एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड एंड कंटिन्यू टू ग्रो एज मोर कंट्रीज मूव टू कंजम्पशन ओरिएंटेड टैक्स रिजीम। ये क्या है, कंजम्पशन ओरिएंटेड टैक्स रिजीम है, ठीक है, इन इंडिया। इनडायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट मोर देन 50%। इनडायरेक्ट टैक्स जो है क्या करता है, मोर देन 50% ऑफ टैक्स रेवेन्यू है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। मोर देन 50% टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल रहा है उसमें 50% से ज़्यादा जो है वो किसका है, इनडायरेक्ट टैक्स का है। किसका है, इनडायरेक्ट टैक्स का है। जो टैक्स से जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिलाकर उसमें मोर देन 50% किसका है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का है, ठीक है। वो बहुत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विस। टैक्स किस पे लगता है, कमोडिटी पे लगता है, आप कोई सर्विस लिए हैं उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। इट इज़ लेवी ऑन द कमोडिटी एट द टाइम ऑफ सप्लाई और मैन्युफैक्चर और परचेज और सेल और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कब कब लगेगा ये, जब आप कोई भी कमोडिटी का सप्लाई कीजिएगा, मैन्युफैक्चर कीजिएगा, परचेज कीजिएगा या सेल कीजिएगा या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कीजिए, यानी कोई भी कमोडिटी जो कि आपको फैक्ट्री से लेकर के अल्टीमेट कंज्यूमर तक लाने का जो भी प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, खरीदिए, बेचिए या फिर एक जगह से दूसरे जगह भेजिए, दूसरे जगह से आप सामान लाइए, तो ये सारे चीज़ पे क्या है, जीएसटी आपको लगेगा, ठीक है। Therefore, hence it is known as commodity taxation. It is also levy on the supply of service. सर्विस का सप्लाई हो रहा है उस पर भी आपको क्या है, जीएसटी लगेगा। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, बर्डन शिफ्ट होता है। देयर इज अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी इज पेड बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स इज रिकवर फ्रॉम द बायर बाय इट्स इंक्लूडिंग द टैक्स। अगर कोई सप्लायर टैक्स पे कर रहा है तो वो टैक्स का पैसा किससे रिकवर करेगा, बायर से रिकवर करेगा। जैसे कंज्यूमर क्या है, जो लास्ट कंज्यूमर होता है वो उसका जितना वैल्यू वो पे करता है, लेकिन उसमें बहुत सारे वैल्यू ऐड होकर के आते हैं। तो जितने भी वैल्यू ऐड होकर के आते हैं तो हर स्टेज पे जो है वो
क्या कंज्यूमर पे करता है, कंज्यूमर पैसा किसको देता है, सप्लाई जहाँ से खरीदता है। जैसे अगर ये सेलर है और सेलर ये बायर है, तो बायर अगर कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो ये अपना टैक्स का पैसा किसको पे किया, जहाँ से खरीदा उसको पे किया। अब ये क्या करेगा, ये अपना जो जीएसटी फाइल करेगा तो उसमें ये टैक्स क्या करेगा, पेमेंट करेगा, ठीक है। अब इससे पहले भी कुछ होगा, तो ये परचेज किया होगा, इससे परचेज किया होगा, तो जब परचेज किया होगा तब ये क्या किया होगा, इनपुट टैक्स पे किया होगा, ठीक है। अब जब ये सेल कर रहा है तो आउटपुट टैक्स ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि शिफ्ट होते जाता है एक दूसरे पे, और फिर जो लास्ट कंज्यूमर होगा उससे पूरा पैसा लिया जाता है। और बाकी ये अपना जब फाइल करेंगे तो क्रेडिट वगैरह लेंगे, वो आगे चर्चा करेंगे कि क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्ट पैकेट को नहीं चुकता है, पैकेट को नहीं चुकता है मतलब। अब डायरेक्ट, पहले इसके लिए डायरेक्ट टैक्स समझिए। डायरेक्ट टैक्स क्या है, आप साल भर में जितना भी पैसा कमाए हैं उस पर क्या करना पड़ता है, साल में एक बार आपको उसका टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर कोई जितना ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो उतना ज़्यादा उसको टैक्स वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है। वन टाइम पेमेंट करना, डायरेक्ट टैक्स क्या है, वन टाइम पेमेंट है, ठीक है। अब तो उसमें क्या बोलते हैं, टीडीएस आ गया, तो टीडीएस को लाने का कॉन्सेप्ट ही यही था कि डायरेक्ट जो टैक्स पेयर को चुभे ना, ठीक है। तो ये क्या करता है कि डायरेक्ट जो है वो पैकेट को नहीं चुभता है, मतलब ये वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। जो जितना वैल्यू ऐड किया उस पर उसको जीएसटी पे करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पैकेट को नहीं चुभता है, और जो कि डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्ट पैकेट को चुभता है, एकदम पिंच करता है। मतलब कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो तो उस पर आपको टैक्स देना है, तो वो साल में एक बार देना है, तो उसके लिए आपको पैसा बचा करके रखना पड़ेगा। ये है कोई गुड्स खरीदे उस, तो गुड्स खरीदते टाइम ही आप उसका क्या किया, टैक्स पे कर दिए, ठीक है। जो भी गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो उसी टाइम उसको क्या कर दिया, आप टैक्स पे कर दिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बार पे करने का जरूरत नहीं, साल भर में हम इतना सामान खरीदे हैं अब इसका टैक्स हमको देना नहीं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या है कि साल भर में आप जितना कमाए हैं उसको आपको एक टाइम पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो no perception of direct means, since the value of indirect tax is generally inbuilt in the price of commodity, most of time the taxpayer consumers pay same without actually knowing the he is paying the tax। ये बहुत बार पता भी नहीं चलता, जैसे आप बिस्किट के पैकेट खरीद करके ला रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चला कि हम उसका टैक्स पे कर दिए। जैसे ही आप 10 रुपये का बिस्किट और 10 रुपया दिया तो वो 10 रुपया में आपका क्या है, टैक्स का पैसा भी है। जो 10 रुपये का आप बिस्किट खरीदे तो उस 10 रुपया में आप उसको टैक्स का भी पैसा पे कर दिए हैं। तो ये कंज्यूमर को क्या होता है, पता भी नहीं चलता कि हम टैक्स का पैसा दिए। लेकिन वही अगर डायरेक्ट टैक्स रहेगा पता चलेगा, एक बार में जब देना पड़ेगा लाख लाख रुपया के आसपास जब टैक्स देना पड़ेगा उससे भी ज़्यादा, तब वो चुभता है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी क्या है, टैक्स इम्पोज ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज काउजेज एंड ऑल अराउंड प्राइस स्पायरल। इन अदर वर्ड्स डायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज, लीड टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। अब ये क्या कर रहा है, अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। तो वैल्यू हर स्टेज पे वैल्यू ऐड होगा। डायरेक्ट टैक्स क्या है, हर स्टेज पे वैल्यू ऐड होगा। डायरेक्ट टैक्स क्या है, हर स्टेज पे आपको वैल्यू ऐड होगा। जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, अब यह मैन्युफैक्चरर है, ये 10,000 का गुड्स किसको बेच रहा है, होलसेलर को बेच रहा है, ठीक है। अब इस पे ये अपना क्या करेगा, जीएसटी चार्ज करेगा। मान लीजिए इस पे ये 18% जीएसटी चार्ज किया, ठीक है। तो कितना हो गया, ठीक है। अब ये होलसेलर को कितने में दिया है, 1,180 रुपये में दिया, ठीक है। अब ये होलसेलर क्या करेगा कि इस पर कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, क्योंकि ये 1,080 रुपये में तो खरीदा ही है, तो ये अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा, तो ये वैल्यू ऐड करेगा। सपोज डेट कि ये यहाँ पे 200 रुपया अपना ये प्रॉफिट ऐड कर रहा है, तो अब इसका दाम कितना हो गया, तो अब इसका दाम कितना हो गया, 1,200 रुपया हो गया, ठीक है। अब ये 1,200 पे टैक्स पे करेगा, अब ये 1,200 पे टैक्स करेगा। फिर उसी तरीके से रिटेलर आएगा, रिटेलर क्या करेगा, ये भी अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा। सपोज डेट ये भी अपना 300 रुपया ऐड कर रहा है, तो अब इसका दाम कितना हो गया, 1,500 रुपया। अब ये कंज्यूमर को बेचेगा कितना में, 1,500 रुपया में। तो अब देखिए मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक पहुँचते पहुँचते, जो कि मैन्युफैक्चरर इसका 1,000 दाम रखा था, वो कितना हो गया, 1,500 रुपया हो गया। अब ये यहाँ पे ये भी जीएसटी ऐड करेगा, होलसेलर भी जीएसटी ऐड करेगा। सपोज डेट ये भी 18% जीएसटी ऐड कर रहा है, ये भी 18% जीएसटी ऐड कर रहा है। 216 रुपया ये ऐड किया जीएसटी का अलग से, फिर ये भी
₹270 ये भी ऐड कर रहा है, तो ये अल्टीमेट कंज्यूमर को कितना में पड़ रहा है ये ₹1770 में। तो जो कि जिसका दाम ₹1000 था वो कितने में हो गया ₹1770 में। तो ये कहीं ना कहीं रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इन्फ्लाने इन्फ्लानेशन कर देता है रेट को, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि जीएसटी क्या है, इन्फ्लानेशन हो जाता है प्राइस का, ठीक है। वाइडर टैक्स बेस, वाइडर टैक्स बेस है, ठीक है। अनलाइक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हैव अ वाइडर टैक्स बेस, मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो जो भी इंडिया में जो पब्लिक है, जो इनकम कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, वो टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, हर एक आदमी टैक्स पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जो भी आप गुड्स खरीद रहे हैं उस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है, जो इनकम अर्न कर रहा है वो पे कर रहा है, ठीक है। प्रमोट सोशल वेलफेयर। अब जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स, वो क्या करता है, सोशल वेलफेयर भी करता है। कैसे, हायर टैक्स रेट इम्पोज्ड ऑन द कंजम्पशन। कौन कौन से पे हायर टैक्स लगाता है, तो हार्मफुल प्रोडक्ट जितना भी उस पर हायर टैक्स लगाता है। जिससे क्या होता है कि अगर हायर टैक्स लगाए तो पब्लिक उसको कंज्यूम कम करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कौन कौन सा वो गुड्स है, सच एज अल्कोहल प्रोडक्ट, ठीक है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट, etc, दैट्स ओनली चेक देयर कंजम्पशन बट ऑल्सो इनेबल दैट स्टेट टू कलेक्ट द सब्सटेंशियल रेवेन्यू। अब इस पे बोथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपना जीएसटी मतलब टैक्स लगा रहे हैं, और हाइयर रेट से लगा रहे हैं, बल्कि डबल टैक्सेशन लगा रहे हैं। टोबैको पे तो डबल, इस पे डबल टैक्सेशन लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है और जीएसटी भी लग रहा है, ठीक है। ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स लगा रहा है, तो ताकि लोग उसको कंजम्पशन कम कर दे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसा। रिग्रेसिव इन नेचर बता ही दिया, जनरली द इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर, द रिच और पुअर पीपल हैव टू पे द सेम रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ऑन सर्टेन कमोडिटीज मास कंजम्पशन। दिस में फर्दर इंक्रीज द इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच और पुअर पीपल, ठीक है। तो रिच रहिए चाहे पुअर रहिए, आपको सेम लेवल ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो अमीर यूज करे या फिर गरीब यूज करे, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम रेट ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल होगा। ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर में हो चुका था। तो ये हमारा जो डिस्कशन था कि इस पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पे, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे, ओके। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, ये तो हो चुका था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। बिफोर वी प्रोसीड विद द फिनर फिनर नोशंस ऑफ इंडियन जीएसटी, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, ठीक है। जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स। अभी बताया जीएसटी क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है। लेविड ऑन सप्लाई, किस पे लगता है, सप्लाई पे लगता है। जीएसटी किस पे लगता है, सप्लाई पे लगता है। चाहे गुड्स का सप्लाई कीजिए चाहे सर्विस का सप्लाई कीजिए, सप्लाई होगा तब जीएसटी आ जाएगा बीच में, ठीक है। मैन्युफैक्चरर और सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सेल तक, लास्ट जो रिटेलर जो सेल करता है जो कंज्यूमर को, वहां तक हर स्टेज पे क्या होता है, वैल्यू ऐड होते रहता है। जीएसटी ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्सेस। जीएसटी ऑफर क्या, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। क्या कहने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेलर तक इसका क्या है, चेन बना हुआ है पूरा, फ्रॉम द प्रोसीजर पॉइंट सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट अप टू द रिटेलर लेवल कंज्यूमर लेवल, देयर बाई टैक्सिंग ओनली द वैल्यू एडेड। अब ये क्या कर रहा है कि अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को बेचा, ठीक है। अब होलसेलर उस पर वैल्यू ऐड किया था कितने का, पिछले एग्जांपल में 200 का वैल्यू ऐड किया था, तो वो होलसेलर जो होगा वो पूरे 1200 पे टैक्स न दे करके किस पे देगा, सिर्फ 200 पे। क्यों, क्योंकि 1000 पे वो टैक्स ऑलरेडी परचेज किया था, उसी समय वो 1000 रुपये पर टैक्स दे चुका था, तो वो वैल्यू ऐड किया कितना, 200, तो वो 200 पे ही टैक्स देगा। तो ये बोल रहा है, पहले था क्या कि पहले वो सब मिल करके और टैक्सेशन पे टैक्सेशन था पहले, जो जीएसटी आने से पहले जो टैक्स था वो टैक्सेशन पे टैक्सेशन था, यानी फिर वो पूरा 1200 पे टैक्स देता था। अब क्या करा, द सप्लायर एट ईच स्टेट इज परमिटेड टू अवेल क्रेडिट ऑफ जीएसटी। अब इस पे क्या है कि क्रेडिट भी मिलेगा आपको जीएसटी का,
ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी set up with the credit against the GST payable on the supply of goods and services to be made by him. Thus, only the final consumer bear the GST charged by the last supply. अब इसमें क्या होता है कि क्रेडिट आपको मिलेगा, जैसे आप जो भी इनपुट परचेज किए, ठीक है, जब आप होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर से परचेज किया तो उस समय वो 18% GST पे किया था 180 रुपया। अब वो 180 रुपया जब ये टैक्स पे करेगा तो वो 180 रुपया का क्या करेगा, क्रेडिट ले लेगा। वो आगे भी समझेंगे, एक एग्जाम्पल आएगा आगे, हाँ इस पे समझेंगे उसको पूरी तरीके से, ये सारे पॉइंट्स को, ठीक है। सिंस ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेट इज टैक्स अंडर GST, देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स। पहले क्या था कि टैक्स ऑन टैक्स था, मतलब कि 1000 रुपये का खरीदे, उस पर वैल्यू ऐड किया तो 1200 हो गया, फिर वो जो खरीदा वो 1200 पे टैक्स देगा, 1200 पे टैक्स देगा, ठीक है। तो उस पर पहले क्रेडिट नहीं था, ठीक है। तो जब क्रेडिट नहीं मिलता था तो पूरा 1200 पे टैक्स हो गया, तो टैक्स ऑन टैक्स हो गया, जो कि 1000 रुपये पहले टैक्स दिए थे, फिर 1000 पे टैक्स दे रहा है। तो वो मल्टीपल स्टेज पे टैक्स देते आ रहे थे, जो कि वो GST आने से वो खत्म हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट, नो कैस्केडिंग ऑन टैक्सेस, टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। GST सिस्टम द सेम कैन बी अंडरस्टैंड बेटर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये सारे पॉइंट जितना भी पढ़े हम लोग, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, बर्डन ऑफ फाइनल कंज्यूमर, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कौन है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर क्या है, कॉस्ट रखा 1 लाख रुपया, मैन्युफैक्चर कॉस्ट कितने रखा, गुड्स का 1 लाख रुपया, उस पर GST लगाया कितना, 18%, 18% GST लगाया 18,000, ठीक है। अब ये किसको दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को। मैन्युफैक्चर किसको दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसका खरीदा था कितने में, 1000 में, 18,000 इसका क्या किया, GST पे किया। ये अपना प्रॉफिट कितना रख रहा है, ये प्रॉफिट कितना रख रहा है, 11,200 रुपया ये अपना प्रॉफिट रख रहा है। ये प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट है वैल्यू एडेड। ये जो है ये वैल्यू एडेड है। कौन वैल्यू ऐड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट तो ऐड करेगा ना, तो ये कौन ऐड कर रहा है, तो ये जो प्रॉफिट हुआ 11,200 रुपया, ये डिस्ट्रीब्यूटर अपना वैल्यू ऐड कर रहा है। ये हर स्टेज पे वैल्यू ऐड होता जाएगा। अब ये इसका सेल प्राइस कितना हो गया, 1,11,200 रुपया। अब ये इस पे क्या करेगा, 18% GST देगा। अब यहाँ तक तो लगा कि अभी हम नीचे का अगर पार्ट हटा दे तो यहाँ पे आपको लग रहा हो कि यहाँ पे भी तो टैक्स पे टैक्स लग रहा है। 1000 पे, 1 लाख पे तो ऑलरेडी हम टैक्स दे चुके थे, फिर यहाँ पे 1 लाख पे टैक्स दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमको 11,200 पे ही टैक्स देना चाहिए था, तो फिर GST आने से फायदा क्या हुआ। अभी आपको सबर रखना पड़ेगा, आगे देखिए पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर किसको दिया, डिस्ट्रीब्यूटर से कौन खरीद रहा है, रिटेलर खरीद रहा है। रिटेलर को कितने में दिया, 1,11,200 में। अब रिटेलर अपना कुछ वैल्यू ऐड करेगा, प्रॉफिट, तो वो कितना ऐड कर रहा है, तो 24,640 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है, कौन, रिटेलर ऐड कर रहा है। तो अब इस पे सेल प्राइस इसका कितना हो गया, 1,35,840। अब ये 1,35,840 पे 18% GST पे करेगा। ये GST किससे लेगा, तो 24,551 रुपये 20 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो अब देखिए, मैन्युफैक्चरर जो सेल किया तो 18% GST किससे ले रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहा है, ठीक है। जो परचेज करेगा वो क्या करेगा, उसका पैसा भरेगा। तो ये 18% किससे ले रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहा है। अब उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना GST बना, 20,016 रुपया। तो ये 20,016 रुपया किससे लेगा, रिटेलर से लेगा। अब रिटेलर का कितना GST बन रहा है, तो 24,551 रुपया 20 पैसा बन रहा है। अब ये 24,551 रुपया 20 पैसा किससे लेगा, तो कंज्यूमर से लेगा। क्या कंज्यूमर के बाद भी कोई यूज कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये लास्ट कंज्यूमर हो गया हमारा। अब ये पूरा का पूरा 24,551 रुपया GST का भी पेमेंट करेगा, कौन, कंज्यूमर करेगा। तो जिसका वैल्यू अगर देखें 1 लाख रुपया था, वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो कितना हो गया, 1,60,291 रुपया 20 पैसा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है रेट में। अब देखिए GST आने से फायदा। अभी एक बात यहाँ पे आया हुआ क्या, इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट, अभी इससे पहले कहीं चर्चा किया था। अब देखिए इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर क्या था, फर्स्ट सेल कर रहा है, ये इससे पहले ये सेल नहीं किया, तो अब इसके पास क्या है कि इसको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। इस एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर जो है गुड्स बनाने के लिए भी तो रॉ मटेरियल परचेज किया होगा,
रॉ मटेरियल परचेज किया होगा तो उस पर भी तो जीएसटी पे किया होगा, तो उसका इसके पास इनपुट होगा, तो उसका इनपुट यहाँ पे क्या करेगा, वो उसका इनपुट ले लेगा ये। लेकिन यहाँ पे हमको वो चीज़ दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट यूजर है, तो फर्स्ट यूजर है तो इसको क्या करेंगे, नील रखेंगे, ठीक है, इसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर, अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कितना पे किया था जीएसटी, इनपुट जीएसटी कितना पे किया, ये 18,000। यहाँ पे देखा जाए डिस्ट्रीब्यूटर का देख रहे हैं, ठीक है, इनपुट टैक्स कितना पे किया, तो इनपुट टैक्स पे किया था डिस्ट्रीब्यूटर कितना, 18,000, ठीक है, 18,000 पे किया, ये कितना पे, 1 लाख पे 18,000 पे कर दिया था ये। अब डिस्ट्रीब्यूटर इसको बेच कितने में रहा है, तो 1,11,200 में। अब ये इस पे आउटपुट जीएसटी कितना लगा रहा है, ये आउटपुट जीएसटी लगा रहा है 20,016 रुपया, तो इसको आउटपुट कितना हो गया, आउटपुट जीएसटी, इनपुट परचेज पे लगता है, आउटपुट सेल पे लगता है, ठीक है, तो आउटपुट लगा रहा है ये 20,016 रुपया। तो अब ये जो है ये क्या करेगा कि क्रेडिट लेगा, अब क्रेडिट लेगा तो ये जो 18,000 है ये तो ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे कौन करता है, टैक्स पे कौन करता है, सप्लायर पे करता है। जैसे यहाँ पे सप्लायर कौन था, मैन्युफैक्चरर था, तो ये 18,000 का पे कौन करेगा, ये अपने पोर्टल से पे करेगा मैन्युफैक्चरर 18,000 रुपये, लेकिन इसका कलेक्शन जो है 18,000 का वो किससे लेगा, बायर से लेगा, तो बायर कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो 18,000 का पेमेंट सप्लायर को कौन करेगा, तो बायर करेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर जो 18,000 पेमेंट कर दिया किसका, जीएसटी का, और ये अपने पोर्टल से क्या करेगा, जीएसटी फाइल करेगा, पेमेंट करेगा जीएसटी का। अब उसी तरीके से अब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है कि ये सेल कर रहा है किसको, रिटेलर को। तो इस केस में अगर ये दोनों के केस में देखा जाए तो ये दोनों के केस में डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर हो गया, रिटेलर बायर हो गया, ठीक है। तो अब ये जो खरीदा था तो उस समय ये जीएसटी पे किया था, इस गुड्स पे 18,000 रुपया गुड्स पे किया था, और उसके बाद जब ये सेल कर रहा है तो ये जीएसटी इसको कितना पे करना है, 20,016 रुपया। तो जब ये 18,000 रुपया पहले पे कर चुका था तो अब इसको और कितना पे करना है, तो 2,016 रुपया, 2,016 रुपया ही पे करना है इसको, ठीक है। तो इसको क्रेडिट कितने का मिल गया, 18,000 रुपये का क्रेडिट मिल गया। अब ये 2,016 रुपये का अगर आप गौर से देखिएगा तो ये वैल्यू ऐड कितना किया था, 11,200, 11,200 पे आप 18% निकालिए कितना होता है, 11,200 पे 18% कितना होता है, 2,016 रुपया आ रहा है। ये पे कितना कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, 2,016 रुपया, तो एक्चुअली में पे कितना कर रहा है, 2,016 रुपया ही पे कर रहा है, ना कि ये 20,016 रुपया पे कर रहा है। बाकी का तो ये क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है 18,000 का, तो 18,000 का इनपुट ले लिया, तो यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्सेशन नहीं हो, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रिटेलर है। अब रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में देखा जाए तो रिटेलर हो गया सप्लायर और कंज्यूमर हो गया बायर, ठीक है। अब ये जब परचेज किया, एक और देखिए, अब यहाँ पे रिटेलर का देख रहे हैं, ठीक है। अब रिटेलर इनपुट टैक्स कितना पे किया था, तो रिटेलर इनपुट टैक्स पे किया 20,016 रुपया, ठीक है। अब ये आउटपुट इसका कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है, तो आउटपुट टैक्स है इसका 24,451 रुपया 20 पैसा। तो अब बताइए कि रिटेलर कितना पे करेगा जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले। अब ये रिटेलर जो है वो कितना पे करेगा, तो रिटेलर तो 20,000 का क्या करेगा, 20,016 रुपये का क्या करेगा, क्रेडिट लेगा, क्योंकि ऑलरेडी पे कर चुका है ना, 20,016 रुपया ये ऑलरेडी पे कर चुका है। तो अब ये कितना पे करेगा, जितना का ये वैल्यू ऐड किया है, तो वैल्यू ऐड कितने का किया, 24,640 रुपये का, तो 24,640 रुपये 18% से निकालिए, जितना टैक्स बनेगा उतना वो क्या करेगा, पे करेगा, या फिर इसको माइनस कर दीजिए, 24,451 माइनस 20,016, 4,435 रुपया 20 पैसा। तो ये टैक्स कितने का पे करेगा, 4,435 रुपया 20 पैसा। तो ये रिटेलर कितने का पे कर रहा है, 4,435 रुपया 20 पैसा। तो ये क्रेडिट कितने का ले लिया, क्रेडिट ले लिया 20,016 रुपये का। उसी तरीके से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट रखिए, क्या मैन्युफैक्चरर कोई क्रेडिट लिया, नहीं लिया, तो नील है इसका। डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट लिया, कितने का लिया, 18,000 का क्रेडिट लिया,
ये पे कितना कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर पे कर रहा है कितना, 2016 रुपया। डिस्ट्रीब्यूटर पे कर रहा है 2016 रुपया। उसी तरीके से फिर ये रिटेलर रिटेलर कितना पे कर रहा है, तो रिटेलर पे कर रहा है 4335 रुपया 20 पैसा। ये क्रेडिट कितने का ले रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट कितने का ले रहा है, सॉरी रिटेलर 20,016 रुपये का क्रेडिट ले रहा है। क्या बात है कंज्यूमर, ये तो लास्ट कंज्यूमर है, ये क्रेडिट नहीं ले पाएगा कंज्यूमर, कंज्यूमर क्रेडिट नहीं ले पाएगा ये, इसको क्या है बर्डन, अब ये बर्डन पास ऑन नहीं कर सकता है क्योंकि अल्टीमेट कंज्यूमर है, तो इसको पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक चेन है जो कि मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर तक रहता है, ठीक है। और हर स्टेज पे क्या होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होता है, और जो जितना वैल्यू ऐड करेगा उतना उस पर टैक्स बढ़ते चला जाता है, ठीक है। और अब ये 18,000 रुपया किससे लिया था, डिस्ट्रीब्यूटर से लिया था टैक्स का पैसा, तो ये क्या हो गया, बर्डन तो पास ऑन हो गया। ये मैन्युफैक्चरर अपना बर्डन किसको दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। डिस्ट्रीब्यूटर 20,016 रुपया किससे लेगा, रिटेलर से लेगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर भी बर्डन पास ऑन कर दिया किसको, रिटेलर को। और रिटेलर जो है वो किससे लेगा, कंज्यूमर से लेगा। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सब अपना अपना बर्डन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पास ऑन करते जा रहे हैं। और ये लास्ट में बियर कौन करेगा, तो कंज्यूमर बियर करेगा। और इस पर क्या जो क्रेडिट मिलेगा वो क्रेडिट अपना लेते जाएंगे, ठीक है, आईटीसी। अब यहाँ पे देखिए, अभी बताया था कि पे कौन करता है, पे करता है सप्लायर, जीएसटी का पेमेंट कौन करता है, सप्लायर। लिया जाता है बायर से, लेकिन पे कौन करता है, सप्लायर। अब ये जो मैन्युफैक्चरर जो है डिस्ट्रीब्यूटर से जीएसटी का जो 18,000 रुपया लिया था, ये इसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये इसको क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, किसको, मैन्युफैक्चरर को। अब देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या करेगा, अब जो रिटेलर से जो पेमेंट लिया वो पे करेगा। तो रिटेलर से कितना, तो 18,000 का ये तो क्रेडिट ले लिया, तो ये गवर्नमेंट को पे करेगा 2,016 रुपया क्रेडिट हटा करके, क्योंकि ये 18,000 तो पहले ही इसको दे चुका था, तो इसके थ्रू तो मिल चुका है 18,000। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2,016 रुपया पे करेगा कौन, डिस्ट्रीब्यूटर। अब रिटेलर, रिटेलर क्या करेगा, ये भी पे करेगा। तो ये कितना पे करेगा, 4,335, जितना का वैल्यू वो ऐड किया था उस पर जितना जीएसटी बने, यानी जो जितना वैल्यू ऐड करेगा उस पर जितना जीएसटी ऐड बनेगा वो उसको पेमेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जितना वैल्यू ऐड किया था उस पर इसको 4,435 रुपया 20 पैसा बना था, वो इसको पे करेगा आउटपुट टैक्स। अब आता है कंज्यूमर लास्ट में, तो कंज्यूमर जो है पूरा का पूरा वो ऑन करेगा 24,451 रुपया 20 पैसा, जो शुरू से सब अपना बर्डन पास ऑन करते जा रही है। 18,000 पास ऑन कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर अपना पूरा का पूरा पास ऑन कर दिया रिटेलर को, रिटेलर अपना पूरा का पूरा पास ऑन कर दिया कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर लास्ट में क्या करेंगे, वो बियर करेंगे पूरा का पूरा जितना भी वो जीएसटी का पैसा बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू एडिशन बता रहा है, वैल्यू एडिशन 1 लाख हुआ। फिर कौन वैल्यू एडिशन किया, मैन्युफैक्चरर कितना वैल्यू रखा, 1 लाख। डिस्ट्रीब्यूटर उस पर 11,200 रुपया क्या कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है। फिर रिटेलर जो है वो कितना ऐड कर रहा है, 24,440 रुपया। कंज्यूमर कोई ऐड नहीं करेगा वैल्यू, वो तो कंज्यूम ही कर रहा है। वैल्यू ऐड क्या हो गया, आईटी से क्या हो गया, ठीक है। ये पता चल गया एक चेन किस तरीके से बना हुआ है। और फिर ये जो बर्डन जो है वो पास ऑन हो रहा है वो हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताइएगा कि वैल्यू ऐड कैसे हुआ। और ये जो है टैक्स ऑन टैक्स नहीं लग रहा है, ये भी आपको पता चले क्यों, क्योंकि जहाँ टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है वहाँ पे तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जा रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या, जो परचेज करते समय हम लोगों ने टैक्स पे किया उसका हम लोगों ने क्रेडिट ले लिया कि हमने इतने वैल्यू पे हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ। अब जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस पर टैक्स पे करना बाकी है, तो वो उतना टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या समझा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, ठीक है। जीएसटी क्या होता है वो समझ चुके हैं। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, हमें इंडिया को जीएसटी का नीड क्यों पड़ा, तो आइए देखते हैं क्यों नीड पड़ा। Under the earlier indirect tax regime, despite the introduction of the principle of taxation of value added in India at the central level in the form of CEN-VAT, central excise, and at the state level in the form of a state VAT। अब देखिए, पहले का जो टैक्स था वो क्या था, सेंट्रल टैक्स, अपना सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स लगाता था, ठीक है।
सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, और स्टेट अपना क्या था, वैल्यू एडेड टैक्स लगाता था अलग से। इट्स एप्लीकेबल ओनली रिमाइंड पीसमील एंड फ्रेगमेंटेड ऑन द अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहले क्या था कि कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा था, टैक्स ऑन टैक्स बहुत लगता था। यानी कि क्या है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाया, उसके बाद फिर उस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने के बाद वो वैल्यू में ऐड हो गया, अब उस पर फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाता था। तो टैक्स ऑन टैक्स बहुत था पहले, कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, तो वो बहुत था। सर्टेन ट्रांजेक्शन वेर सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन एंड वेयर टैक्स ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, गुड्स और सर्विस दोनों के नाम पे टैक्स ले लिया जाता था। बहुत सारा ऐसा चीज़ था जो कि समझ में नहीं आता कि गुड्स है कि सर्विस है। अगर एक सिम कार्ड देखिएगा तो सिम कार्ड क्या है, सिम कार्ड को गुड्स में समझे या फिर सर्विस में समझे। तो इस पर क्या होता था कि गुड्स वाले भी टैक्स लग जाता था और सर्विस वाले भी टैक्स लग जाता था, दोनों टैक्स लग जाता था। ये सिम कार्ड वाला मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको जस्टिफाई किया इस पे सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ था जिस पे कि डबल टैक्सेशन था। अंडर द अर्लियर regime distinct between the goods and service of the blood. Under the earlier tax regime, software was the subject to both service tax and VAT. अब देखिए सॉफ्टवेयर जो है, अब पहले के जो रिजीम में था वो सॉफ्टवेयर को क्या था, सब्जेक्ट टू बोथ, यानी कि उसको सर्विस टैक्स और वैट दोनों लग रहा था। देयर वाज सो बिकॉज बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड अंडर द बोथ स्टैट्यूट इट्स प्रोविजन ऑफ द सर्विस वेयर इन्वॉल्व देयर फॉर टैक्सेबल इवेंट अंडर द बोथ स्टैट्यूट इट्स रिस्पेक्टिव वैट लॉ एंड सर्विस टैक्स लॉ गॉट ट्रिगर्ड। यानी दोनों आपस में कोई अपना जो है वो, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स छोड़ने को रेडी है, ना स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स छोड़ने को रेडी है। वो दोनों आपस में बोल रहे कि नहीं हम तो टैक्स लेंगे, और वो बर्डन किस पे पड़ रहा था, मैन्युफैक्चरर पे, रिटेलर पे, या फिर जो भी हो, जो बिजनेस कर रहे थे बिजनेसमैन पर इसका इफेक्ट पड़ रहा था, वो डबल टैक्सेशन पे कर रहे थे। तो उसके एस्पेक्ट में क्या किया गया, टेकन केयर अंडर द जीएसटी ऑफ लॉ, फिर उसके लिए जीएसटी लाया गया। ठीक है, चेन डिड नॉट इंक्लूड चेन ऑफ वैल्यू ऑफ एडिशन, वैल्यू ऑफ एडिशन का चेन नहीं था। इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेडिंग आफ्टर द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, सिमिलरली इन द स्टेट लेवल वैट सेन वैट लोडेड ऑन द गुड्स वाज नॉट रिमूव, दिस लीड टू द कैस्केडिंग टैक्सेस। वही था अभी जीएसटी में जो देखे थे, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जा रहा था, तो टैक्स ऑन टैक्स नहीं लग रहा था। लेकिन पहले क्या था कि टैक्स ऑन टैक्स लगता था। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए, अगर इसी एग्जाम्पल से समझेंगे तो 1 लाख में ये खरीदा, ठीक है, तो 1,18,000, फिर ये जो वैल्यू ऐड किया तो ये 1,18,000 यहाँ पे आ गया, 1,18,000 के बाद फिर ये जो वैल्यू ऐड किया 11,000 20,000 ये भी ऐड हो जाएगा, फिर उस पर 18% जो टैक्स बनेगा वो ये पे करेगा। यानी कि जो 18,000 जो पे किया ये टैक्स का अमाउंट, ये टैक्स का अमाउंट भी जो है वो प्राइस में ऐड हो जाता था। तो वो सब बहुत सारा इसमें दिक्कत था। बट बिलो द मेंशन एग्जाम्पल स्टेट अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स regime when the goods were manufactured and sold both central excise duty सेल वैट एंड स्टेट लेवल वैट। अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझिए कि होता क्या था। अब देखिए यहाँ पे एसेसिएबल वैल्यू ऑफ गुड्स अंडर द एक्साइज लॉ, एक्साइज लॉ के अंदर इसका वैल्यू कितना, 1,00,000। अब इस पर क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अंडर अर्लियर टैक्स regime इफ गुड्स वेर मैन्युफैक्चरर फॉर 1,000, कितने में गुड्स मैन्युफैक्चरर हो रहा है, 1,000 में, एंड एक्साइज ड्यूटी वाज पेबल एट द रेट 12.5%। एक्साइज ड्यूटी कितना लग रहा है, 12.5%, एंड वैट वाज पेबल एट 14.3% यानी 14.30%। तो एक्साइज ड्यूटी 12.5%, फिर उसके बाद क्या है वैट जो है वो 14.30% जो लग रहा है इस पर क्या वैट। तो उसके बाद इसका वैल्यू कैसे हो जा रहा है, जो कि कैस्केडिंग हो जा रहा है। तो एक्साइज 1,000 इसका वैल्यू था, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा कितना, 12.5%, तो इसका कितना 125 रुपया। अब ये क्या हो गया कि ये पूरा प्राइस में ऐड हो गया, ये दोनों ऐड हो गया। अब ये दोनों ऐड होकर के कितना हो गया, तो 1,125 रुपया हो गया। अब ये क्या हो गया, ये वैट का, ये अब इस पर क्या होगा कि वैट लगेगा। अब 1,25,000 ये वैल्यू ऐड हो गया, ठीक है। अब इस पर फिर वैट ऐड होगा 14.30% से, तो ये 14.30% इसको लगना चाहिए था चूंकि 1,000 पे, लेकिन अब लग किस पे रहा, 1,125 पे, जबकि 125 रुपये तो ऑलरेडी ये टैक्स का ही अमाउंट है। 125 रुपये ये वैल्यू एडिशन नहीं है, 125 रुपये क्या है, टैक्स का अमाउंट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो एक्साइज जो वैट जो पे कर रहे हैं वो भी 14.30% से, वो हम लोग 125 रुपये टैक्स अमाउंट पे भी पे कर रहे हैं। तो ये तो टैक्स पे भी टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स पेमेंट
जो टैक्स का जो वैल्यू है उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। तो ये कितना हो जा रहा है 160 रुपये 88 पैसा, और टोटल इनवाइस वैल्यू हो गया कितना 1250 रुपये 88 पैसा। तो यहाँ पे 125 रुपये जो कि टैक्स अमाउंट था उस पर भी तो हम टैक्स दे रहे हैं ना, वो भी कितना परसेंट से, 14.30% से। तो टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है। और जो कि जीएसटी में क्या था कि जीएसटी में हम लोग सिर्फ सिंगल टैक्स देते थे, क्या जीएसटी, ठीक है, CGST SGST वो मैटर अलग है, अभी बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग टैक्स का जो पेमेंट कर रहे हैं उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स के पैसा पे भी टैक्स दे रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खल रही थी, जिसके कारण जीएसटी को आना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, थ्रू सेन बट स्टेट लेवल वैट वेयर इसेंशियली वैल्यू एडेड टैक्सेस सेट ऑफ एंड वन अगेंस्ट द क्रेडिट ऑफ अनदर was not possible of same weight was सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल वाज स्टेट लेवल। यानी कोई अपना टैक्स छोड़ने को तैयार नहीं है, और इसके कारण क्या हो जा रहा था कि वैल्यू भी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा था, तो आदमी को दिक्कत हो रही थी। देयर वाज सेवरल टैक्सेस इन स्टेट सच एज लग्जरी टैक्स। बहुत सारे टैक्स हैं, क्या है स्टेट के पास है, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ETC बीच पर नॉट सबस्यूम्ड इन वैट, जो कि अभी भी सबस्यूम्ड नहीं हुआ है। हेंस फॉर सिंगल टैक्स ट्रांजैक्शन मल्टीपल टैक्सेस मल्टीपल फॉर्म वेयर रिक्वायर्ड टू बी पेड। यानी कि पहले जो था वो मल्टीपल टैक्स लगता था, ये नहीं कि सिर्फ वैट लगा दिया तो हो गया, उस पर लग्जरी टैक्स अलग से लगता था, इंटरटेनमेंट टैक्स अलग से लग रहा है, ये सब वैट में मर्ज नहीं था। तो यानी कि टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था। वैट ऑन गुड वाज integrated with tax on services at the state level to remove the cascading effect service tax, with service sector being the fastest growing sector in the economy. The inclusion of service from the tax base of the state potentially eroded their tax buoyancy. VAT on goods was on integrated with the tax on services at the state level। यानी कि सर्विस टैक्स स्टेट भी ले रहा था, और कौन था सेंट्रल, एंड रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स पे क्या था कि कैस्केडिंग इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा था, हर जगह कैस्केडिंग इफेक्ट था। तो इससे पब्लिक को तो प्रॉब्लम हो रही थी, जितने भी बिजनेसमैन थे उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वो कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा था, तो दिक्कत तो सबको होगी कि हम लोग ने टैक्स के अमाउंट पे भी टैक्स दे रहे हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग को क्या किया, जीएसटी लाया। ठीक है, GST was another source of deterioration in terms of cascading nature since it was non-vatable being an origin based tax। अब एक CST था, सेंट्रल स्टेट टैक्स, सॉरी सेंट्रल सर्विस टैक्स। being origin based on tax, CST was also against one the basic principle of consumption tax। यह भी क्या था, कंजम्पशन टैक्स था। CST should accrue to the जुडिक्शन वेयर कंजम्पशन टेकन प्लेस, जहाँ पे कंजम्पशन यानी कि जो भी जीएसटी जो बताया वो क्या था, CST था। अंडर द अर्लियर टैक्स रिजिम इट इज डीलर इन दिल्ली परचेज गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन पंजाब फ्रॉम 1000 प्लस 20% CST, सॉरी टू 20%, सॉरी अंडर द अर्लियर टैक्स रिजिम ये इफ अ डीलर इन दिल्ली परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन पंजाब फॉर ₹1000 प्लस 20 रुपया, 2% CST। ठीक है, 2% CST ऐड किया, फिर 10,000 ₹20, सॉरी 1,020 हो गया, एंड सेल सच गुड्स विद इन द दिल्ली फॉर 1,200 और वो इसको बेच कितने में रहा है, 1,200 में। द टैक्स रेट ऑन सेल इज 12.5% एंड हेंस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इज 150। क्रेडिट ऑफ ₹20 इज नॉट अलाउड विल मेकिंग द पेमेंट ऑफ 150 एंड हेंस द डीलर हैज़ टू पे 150 एज वैट। अब देखिए पहले क्या था कि क्रेडिट नहीं मिलता था, यानी कि जो 1,000 का खरीदा तो इस पे 2% यानी कि 20 रुपया जो है वो CST पहले ही पे कर चुका था। ठीक है, अब ये जो वैल्यू ऐड कर रहा है कितना, 200 रुपया वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इसको टैक्स जबकि पे करना चाहिए था 200 रुपया पे सिर्फ, लेकिन ये पूरा का पूरा 1,200 रुपया पे टैक्स पे कर रहा है। तो 1,200 रुपया यहाँ और 1,000 रुपया यहाँ, देखा जाए तो टोटल 3,200 रुपया पे ये टैक्स पे कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो दिक्कत की बात थी, जिसके कारण कि GST को लाना पड़ा। ठीक है,
GST a care of ill of existing indirect tax regime, a comprehensive tax system covering the both. ये देखते हैं क्या कह रहा है। A comprehensive tax structure covering both goods and service tax with goods and service tax GST। अब क्या है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर आया जिसका नाम था क्या, जीएसटी। ठीक है, जो कि दोनों को कवर कर रहा था, किसको, गुड्स को भी और सर्विस को भी, यानी गुड्स के सप्लाई को भी कवर कर रहा है और सर्विस के भी सप्लाई को कवर कर रहा है। एड्रेस मोस्ट ऑफ द एबव स्टेट इशूज साइमल्टेनियसली इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल एज has integrated tax on goods and service for the purpose of set of relief and ensure that both the cascading effect of SENVAT and service tax are removed and has continuous chain of set off from the origin procedure point service provider point up to the retailer level consumer level established। अब जो है पुराने टैक्सेस को हटा करके, यानी कि सर्विस टैक्स, वैट, सेन वैट, जो सेन वैट अभी जो ऊपर देखे थे, सेन वैट, सर्विस टैक्स, ये सबको हटा करके कंटिन्यूअस चेन सेटअप लाया गया जीएसटी को, जो कि अभी देखे किस तरीके का चेन बन रहा था। ठीक है, और हर स्टेज पे क्या था कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, चाहे रिटेलर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो भी हो, हर स्टेज पे ले रहा था। इन जीएसटी regime the major indirect tax have been subsumed in the ambit of GST at while concept of manufacture or sale of goods or rendering of service are no longer applicable since the tax is now levied on supply of goods under the service। यानी जहाँ सप्लाई होगा वहाँ सर्विस, सॉरी, जीएसटी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इंडिया में तो डबल मॉडल जीएसटी है, ये तो आपको बताया था, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ डबल मॉडल जीएसटी। अब जीएसटी का क्या है, फ्रेमवर्क है, तो इंडिया अडॉप्ट क्या किया है, डबल डबल जीएसटी मॉडल है। डबल जीएसटी मॉडल कैसे है कि स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी। इन द व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंटली सेंट्रल एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच टेक प्लेस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। Thus, tax is imposed concurrently by the center and state. Center and state simultaneously tax goods and service. Now the center also has the power to tax intra-state sale, and state are also empowered to tax service GST extend to whole of the India including the state Jammu and Kashmir। अब ये कह क्या रहा, बोला तो बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, ठीक है, आइए अब ये दोनों पॉइंट को, ये सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी, आई जीएसटी और ये डबल मॉडल जीएसटी जो था, ये तो साथ में देखते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, साथ में देखते हैं। इवेंट ऑफ लेवी, फर्स्ट में हमारा आता है क्या, सी जीएसटी। सी जीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है, बताइए, सी जीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है, सी जीएसटी कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कब लगाती है, सी जीएसटी कब लगता है, लेविड बाय तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, इवेंट ऑफ लेवी यानी कब लगेगा, तो जब ये क्या होगा कि इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तब ये लगेगा, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, किस चीज का, तो गुड्स और सर्विस का। गुड्स एंड सर्विस का। फिर दूसरा आता है हमारा क्या, एस जीएसटी। अब एस जीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट। कब लगाती है, सेम ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई।
किस पे लगाएगी? तो गुड्स और सर्विस पे लगाएगी। थर्ड हमारा क्या है? CGST हो गया, SGST हो गया, एक आता है IGST या फिर UTGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये किस पे लगाया जाएगा? यूटी कौन लगाएगा? यूटी तो यूनियन टेरिटरी लगाएगी, यूनियन यूनियन टेरिटरीज में लगेगी। ठीक है, कब लगेगी? कब लगेगा? जब इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तब लगेगा। इसको ऐसे कर देते हैं कि जब इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तब लगेगा। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है क्या? IGST। IGST किसके द्वारा लगाया जाता है बताइए? IGST, तो IGST भी हमारा लगाएगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। कब लगाएगी? ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। अभी तक तो इंट्रा चला रहा था, अभी आ गया इंटर स्टेट सप्लाई। कब? जब गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई होगा। अब देखिए, अब इस पर चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। CGST, CGST और SGST और UTGST तीनों कब लगता है? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन द स्टेट, यानी कि जिस स्टेट से परचेज हो रही है उसी स्टेट में अगर सेल होगी तो क्या लगेगा? वो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई किसको बोलेंगे? विद इन द स्टेट सेल और सप्लाई दोनों हो रही है, यानी कि परचेज और सेल दोनों हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई किसको बोलेंगे? तो इंटर स्टेट सप्लाई एक स्टेट से परचेज किए और दूसरे स्टेट में सेल किए। ठीक है, यानी परचेज और सेल दो स्टेट के बीच में हो रही है तब वहां पे क्या आएगा? IGST आएगा, उसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो जैसे ही दो स्टेट का मामला आता है तो उसका टैक्स का पैसा कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। बाकी में तो 50-50% है। ठीक है, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 50% कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट लेगा। ठीक है, तो बाकी समय तो 50-50% है। ये IGST क्या है? IGST 100% कलेक्ट होता है। कौन करेगा 100% कलेक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी CGST 50%, 50%, 50, ये सब 50-50%। ठीक है, तो IGST पूरा, यानी कि जो भी हाईएस्ट रेट होगा उसका 100%, यानी जितना भी GST का अमाउंट बन रहा होगा अगर वो IGST का होगा तो पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, 50% स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। ठीक है, या फिर यूटीज है तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे हमारा क्या क्लियर हो गया? ये डबल मॉडल GST। तो डबल मॉडल GST वही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपना टैक्स लगाएगी, तो ये हो गया डबल मॉडल GST। फिर उसके बाद CGST, SGST, UTGST और IGST भी बता दिया क्या होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एक ये देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये गुड्स है और सर्विस है। तो HSN, एक HSN कोड आता है, ये GST में बहुत मायने रखती है HSN कोड। इसका फुल फॉर्म क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड फॉर क्लासिफाई द गुड्स अंडर द GST। चैप्टर रेफर्ड in the red schedule of the goods are the chapter of the first schedule of the Custom Traffic Act 1975। एक HSN कोड होता है जो कि हर एक प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, उसको डालिएगा वो पता चल जाएगा कि वे कौन सा गुड्स है क्या है। ठीक है, A new scheme classify और सर्विस हैज बीन डिवाइडेड
divided wherein the service of various description have been classified under the various section heading and group. Each group consists of the various service code traffic. यानी हर एक चीज का कोड दिया गया है जिसको HSN कोड बोलते हैं, ठीक है। अब एक आता है रजिस्ट्रेशन। Every supplier of goods or service is required to obtain registration in a state UT from where he make the taxable supply। यानी कि जो भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, जो भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है और वो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। यानी कि जीएसटी पे कौन करेगा, तो जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया वही पे करेगा ना। कलेक्ट तो सब कोई करेगा, लेकिन गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, क्योंकि हर कंज्यूमर के पास तो जीएसटी होता नहीं है। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया रहता है उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो एवरी सप्लायर एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन स्टेट और यूटीज। यानी कि जो भी सप्लायर है उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी है, ठीक है। फ्रॉम वेयर ही मेक द टैक्सेबल सप्लाई, जहाँ वो टैक्सेबल सप्लाई करना चाह रहा है। इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना, नॉर्मली तो 20 लाख है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 20 लाख है, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट के बियॉन्ड जैसे ही जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पे जाकर के, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 20 लाख का टर्नओवर एक्सीड कर गया जैसे ही 20 लाख से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डिफरेंट थ्रेशोल्ड लिमिट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द वेरियस स्टेट, यानी कि बहुत सारे स्टेट के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है। That is depending upon the fact whether the supplier is engaged exclusively in the supply of goods or exclusively in the supply of services. In the supply of both goods and services, the threshold limit prescribed from the various state of duty as follow। यानी कि जो भी गुड्स का सप्लाई कीजिए, सर्विस का सप्लाई कीजिए, आप जैसे ही 20 लाख के ऊपर जाइएगा आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है, उन पे अलग अलग क्या क्या थ्रेशोल्ड लिमिट बनाया गया वो देख लेते हैं। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10 लाख, यानी कुछ स्टेट में क्या किया गया है कि ये लिमिट कितना रखा गया, 10 लाख रखा गया। वो कौन कौन से स्टेट हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 4 स्टेट के लिए वो थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, वो 10 लाख है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि गुड्स का सप्लाई कीजिए, सर्विस का सप्लाई कीजिए, अगर 10 लाख का लिमिट आपको, यानी कि 10 लाख का टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका अगर एक्सीड कर जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीज़। अब 20 लाख के लिमिट कौन कौन से स्टेट को लगा है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना। ये सारे स्टेट के लिए कितना का थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया, तो 20 लाख रुपये का रखा गया कि जैसे ही आपका टर्नओवर 20 लाख रुपये से एक्सीड कर जाता है या 20 लाख हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये थ्रेशोल्ड लिमिट है कि उसके बाद आपको कंपलसरी, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके एक्सीड जैसे ही होगा तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपको इच्छा है कि नहीं हमको पहले ही लेना, मेरा हमको ये क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है लेकिन हमारा टर्नओवर जो है वो 20 लाख नहीं जा रहा, हमारा 15 लाख ही है, लेकिन फिर भी हमको इच्छा है कि हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो लीजिए। बहुत सारे लोग लेते हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, क्रेडिट मिल जाती है ना इससे, बहुत सारे लोग उसके लिए लेते हैं। तो ये तो एक लिमिट है कि इसके ऊपर जैसे ही आप जाइएगा तो आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा, लेकिन इससे कम में भी और आप चाहते हैं हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सप्लाई और सर्विस बोथ गुड्स एंड सर्विस एंड 40 लाख फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब देखिए क्या करा है, 20 लाख फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स और सर्विस एंड 40 लाख फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं यानी विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपका 40 लाख तक का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 40 लाख 1 रुपया भी होता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये किसके लिए, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट के लिए। और बाकी अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 20 लाख ही है। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं 40 लाख तक आपको क्या किया गया है, लिमिट दिया गया है, थ्रेशोल्ड लिमिट किस स्टेट के लिए, जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और ऑल अदर स्टेट के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या हमारा रजिस्ट्रेशन का, कि कब रजिस्ट्रेशन लेना है। अब एक आता है कंपोजिशन स्कीम। ये कंपोजिशन स्कीम क्या है, छोटे लो लेवल के जो छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए रखा गया, जिसपे कि
बहुत कम परसेंटेज टर्नओवर पे क्या है, इस पे जो है कंपोजिशन स्कीम क्या टर्नओवर के हिसाब से जीएसटी लगता है इस पे। तो इसका एक पूरा का पूरा चैप्टर है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन है उनके लिए एप्लीकेबल है, इस पे भी कुछ टर्नओवर है, मतलब टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें भी है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ना पढ़ करके इसको हम लोग पेंडिंग में रखेंगे, ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम को अगर ऊपर ऊपर से देखना चाहते तो देख लीजिए, हाउ एवर द प्रोवाइडिंग रिलीफ इन द स्मॉल बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर, फूड आर्टिकल्स, ट्रेडर्स, इट इज मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई सिंपल मेथड ऑफ पेइंग टैक्सेस इज प्रिस्क्राइब नॉन एज कंपोजिशन लेवी, ठीक है। In GST regime, CGST and SGST, GST for intra-state supply and the IGST for inter-state supply is payable for every taxable person, and this regards provision has been prescribed in the law. ये सारे अब हम लोग यहाँ ना देख करके आगे देखेंगे। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट इसको देख ले। मैं आपको एक बनाना पड़ेगा एग्जाम्पशन पे, तो पूरा एक चैप्टर ही है, इस पे भी एक चैप्टर एग्जाम्पशन पे, बहुत सारे चीज़ों पे क्या किया गया कि एग्जाम्पशन दिया गया है। तो वो एग्जाम्पशन के चैप्टर में देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ खास समझ में आएगा नहीं आपको। सेमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट सिस्टम में बता देता हूँ आपको। अब देखिए, इसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सपोज कि एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये एक सप्लायर है, ठीक है, और ये भी एक सप्लायर है। ये किस चीज़ का सप्लाई करता है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस करता है। ये क्या करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स करता है। और ये एक मैन्युफैक्चरर है, तो इसको क्या है कि इसको गुड्स का भी जरूरत पड़ता है, तो ये गुड्स मंगाता है, ठीक है, सप्लायर से गुड्स मंगाता है। इसको कुछ जो गुड्स ये बना रहा है उसमें इसको क्या सर्विस भी लगता है, तो ये क्या कर रहा है, कुछ सर्विस भी परचेज कर रहा है और कुछ गुड्स भी परचेज कर रहा है, ठीक है। और ये मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये जो प्रोडक्ट बना रहा है इसमें इसको गुड्स का जरूरत पड़ रहा है, कुछ सर्विस का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो गुड्स परचेज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कुछ गुड्स मंगा रहा है ये, ठीक है। तो गुड्स मंगा रहा है तो इस पर क्या करेगा, इनपुट टैक्स देगा, इस पे ये क्या करेगा, इनपुट टैक्स देगा। मान लीजिए कि वैल्यू है कितना, 1 लाख रुपया। अब इस पे ये जीएसटी पे करेगा एट द रेट 18% से, ठीक है। अब सीजीएसटी ये विद इन द स्टेट हो रहा है, ठीक है, ये विद इन स्टेट है, तो विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 99% कर लीजिए, और ये कर ही देते हैं। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी एट द रेट 9%, ठीक है। हो गया 9,000, 9,000। ये किसका हो गया, ये तो हो गया जो गुड्स मंगा रहा है उसका। अब ये कुछ सर्विस भी परचेज कर रहा है, तो सर्विस परचेज कर रहा है तो इस पे भी तो ये कुछ इनपुट टैक्स दे रहा होगा ये, ठीक है। इनपुट
सर्विस, ठीक है, इनपुट सर्विस दे रहा है ये। अब इस पे देखिए वैल्यू, मान लीजिए 50,000, CGST 9%, कितना आ जाएगा 9%, 4,500। SGST 9%, 4,500, ठीक है। तो ये जो गुड्स बना रहा है उस गुड्स के लिए इसको कुछ गुड्स खरीदना पड़ रहा है, कुछ सर्विसेज खरीदना पड़ रहा है, जो ये मैन्युफैक्चरर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको गुड्स का भी जरूरत पड़ रहा है और सर्विस का भी जरूरत पड़ रहा है। अब इसके बाद ये क्या करेगा कि ये यहाँ से फिनिश गुड सप्लाई करेगा ये। अब मैन्युफैक्चरर यहाँ से क्या करेगा, फिनिश गुड सप्लाई करेगा जो ये बना रहा था, फिनिश गुड सप्लाई करेगा, ठीक है। अब ये जो फिनिश गुड सप्लाई कर रहा है ये, तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, टैक्स लगाएगा, आउटपुट टैक्स लगाएगा ये। अभी तक ये जितना भी परचेज कर रहा था इनपुट लगा रहा था, अब ये क्या लगाएगा, आउटपुट लगाएगा। आउटपुट टैक्स वैल्यू सपोज 3 लाख, 3 लाख का आउटपुट सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये इस पे जीएसटी लगाएगा, ये सॉरी सीजीएसटी पहले लगता है, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%, कितना आ जाएगा 27,000, ठीक है। टोटल इसका वैल्यू कितना हो गया, 3,54,000। अब ये देखिए अब क्या क्या कुछ इनपुट परचेज किया, फिर उसके बाद ये आउटपुट सप्लाई कर रहा है। तो अब ये जो कहता है जीएसटी सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, जीएसटी सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट जो भी हम टॉपिक देख रहे हैं, ये इसको हम लोग अभी शॉर्ट फॉर्म में समझ रहे हैं, उसके बाद फिर इसको रीडिंग डाल लेंगे। तो ये कुछ परचेज किया, ठीक है। अब हम जब इसका स्टेटमेंट बनाएंगे, तो अब इसका हम क्या बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल, ठीक है। आ जाएगा पर्टिकुलर्स सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। अब पहले ये क्या किया, अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये क्या कर रहा है, आउटपुट सप्लाई कर रहा है। तो ये टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना लगा रहा है, सीजीएसटी 27,000, एसजीएसटी लगाया 27,000, ठीक है। ये आउटपुट सप्लाई कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा कि ये जो टैक्स का जो पेमेंट कर रहा है, तो ये कितना नेट कितना पेमेंट करेगा, हम लोग क्या निकाल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल, यानी मैन्युफैक्चरर के द्वारा नेट कितना जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये तो आउटपुट सप्लाई पे ये कितना टैक्स कलेक्ट किया ये आ गया, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या, लेस आईटीसी, लेस आईटीसी, आईटीसी बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अब ये किस पे लेस होगा, तो ये जो इनपुट जो परचेज किया वो उस पे होगा, ठीक है। तो टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। जो गुड्स पे लगा था वो कितना लगा था, गुड्स परचेज किया था तो 9,000, 9,000 पे किया था, ठीक है। सीजीएसटी 9,000, एसजीएसटी 9,000। फिर कुछ सर्विस भी परचेज किया था, ये कितने का था, 4,500 था ना, 4,500। अब ये कितना नेट पे करेगा, 9 4 13, 13,500,
ये हमारा आ जाएगा कितना, 13,500। नेट जीएसटी पेबल बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब ये बताने का हमारा रीजन क्या था, चाहे आप गुड्स परचेज कीजिए, चाहे आप सर्विस परचेज कीजिए, आप आईटीसी दोनों को मर्ज करके ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हम गुड्स परचेज किए थे उसका भी आईटीसी ले लिए, जो सर्विस परचेज किए थे उसका भी आईटीसी ले लिए। तो मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे नेट जीएसटी पेमेंट कितना करना पड़ा, 13,500। बाकी सारा चीज़ जितना ये गुड्स परचेज किया था या सर्विस परचेज किया था, इसका क्या किया, क्रेडिट ले लिया। ठीक है, अब ये किसका था, ये तो था क्रेडिट सिस्टम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब सर्विस प्रोवाइडर का लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर का, इसको तीन मैनर में समझेंगे। ठीक है, चार्ट नंबर 2 में ये। ठीक है, सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर ऑफ गुड्स और ये सप्लायर ऑफ सर्विस। अब ये भी सर्विस प्रोवाइडर, ये भी सर्विस प्रोवाइडर, ये गुड्स प्रोवाइडर, यानी ये गुड्स का सप्लाई करता है, ये सर्विस का सप्लाई करता है, और ये भी जो है ये भी सर्विस का सप्लाई करता है। अगर इसका एक एग्जांपल लिया जाए तो आप इसको ले सकते हैं, एक कोचिंग का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, जैसे एक कोचिंग का अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज डेट कि कोई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसको एग्जांपल लीजिए कि ये कोचिंग है। ठीक है, या फिर ये क्या स्कूल है, ये क्या स्कूल है। अब इसको क्या, स्कूल चलाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ बेंचेस का जरूरत पड़ेगा, बेंच का जरूरत पड़ेगा, बच्चा बैठेगा किस पे, टेबल चेयर ये सब का जरूरत पड़ेगा। तो ये सब ये परचेज कर रहा है इससे। ठीक है, गुड्स परचेज कर लिया, बेंच टेबल जो भी स्कूल में यूज होता है। ठीक है, और इसको कुछ सर्विस भी चाहिए। सर्विस क्या, टीचर सर्विस, टीचर तो चाहिए ना, स्कूल में पढ़ाएगा कौन, टीचर पढ़ाएगा। तो ये कुछ टीचर का सर्विस भी ले रहा है, ये कुछ गुड्स भी खरीद रहा है। तो अब देखिए, अब ये जब गुड्स परचेज कर रहा है तो इस पर इनपुट टैक्स दिया होगा, ये इनपुट टैक्स। ठीक है, वैल्यू सपोज डेटा भी कुछ अलग ले लेते हैं, 1.5 लाख। ठीक है, वही CGST 9%, SGST 9%, 1.5 लाख का 13,500। ये क्या क्या, गुड्स जो परचेज किया उस पर ये इनपुट टैक्स दे रहा है। अब ये जो सर्विस परचेज कर रहा है, टीचर सर्विस ले रहा है, यानी बहुत सारे ये टीचर हायर करेगा। ठीक है, तो सर्विस ले रहा है ये। ठीक है, तो इस पर क्या करेगा, इनपुट, इस पर भी इनपुट टैक्स देगा। इनपुट सर्विस, इस पे इनपुट टैक्स देगा। वैल्यू सपोज दैट कितना ले लें, पिछले में लिए तो 50 कर लो, 70, इस पे भी लो CGST SGST। कितना आ जाएगा, 70,000 का 6,300। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो स्कूल हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, स्कूल एक तरीके से क्या है, सर्विस दे रही है, बच्चे को पढ़ा रही है। तो ये बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर का सर्विस ले रहा है, इसको गुड्स की ज़रूरत पड़ रही है, बसेस खरीद रहा है, बेंच खरीद रहा है, टेबल खरीद रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो खरीद रहा है, ड्रेस मटेरियल खरीद रहा है।
तो अब यहाँ से क्या करेगा, आउटपुट सप्लाई में क्या करेगा, ये सर्विस देगा, टीचिंग सर्विस। यहाँ पे आउटपुट क्या कर रहा है, ये टीचिंग सर्विस दे रहा है। टीचिंग सर्विस, तो ये स्टूडेंट से क्या करेगा, फी लेगा, स्टूडेंट से फी लेगा। अब यहाँ पे आउटपुट टैक्स, वैल्यू कितना ले लिया जाए, 2,30,000 ले लो, CGST 9%, SGST 9%, 2,30,000 9%, 20,700, टोटल हो गया कितना, 2,71,400। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल आउटपुट टैक्स हो गया, ठीक है। अब इस पे भी क्रेडिट लेगा, अब यहाँ पे निकाला जाए, स्टेटमेंट ऑफ नेट GST पेबल, ठीक है। पर्टिकुलर्स CGST SGST, आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना पे किया है, ये 27,000, 20,700, ठीक है। अब इसका ITC क्रेडिट लेगा, ये लेस ITC, टैक्स ऑन इनवर्ड परचेज या इनवर्ड सप्लाई कर दीजिए, गुड्स का कितना इनपुट था, 13,500, और सर्विस का 6,300, नेट कितना आ जाएगा, 20,700 माइनस 13,500 माइनस 6,300, 900। ये हमारा क्या हो गया, नेट GST पेबल बाय स्कूल। फर्स्ट चार्ट में जो था, फर्स्ट चार्ट में हम लोग क्या देखा, गुड्स का सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो जो सर्विस ले रहा है वो गुड्स का भी ले रहा है और सर्विस दोनों का, मतलब गुड्स भी परचेज कर रहा है और सर्विस भी परचेज कर रहा है। सेकंड केस में हम लोग क्या देखा, सेकंड केस में देखा कि एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि उसको सर्विस की भी जरूरत पड़ रही है और गुड्स की भी जरूरत पड़ रही है, ठीक है, वो भी। अब एक और चार्ट देखेंगे क्या, कि इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी कि जो ट्रेडर होता है, बाकी उसका भी तो सेम ही आएगा, उसको कुछ मतलब बनता नहीं है। उसका तो कुछ मतलब नहीं बनता है। तो यह था कि ITC का क्लेम जो कैसे करते हैं वो था, ठीक है। यानी कि ये इसमें
इनपुट लेने के लिए इसमें ये नहीं है कि मतलब कि आप जो गुड्स खरीदे उसी गुड्स पे उसका इनपुट ले सकते हैं, ऐसा नहीं, मतलब कि सबको मर्ज करके आप गुड्स और सर्विस दोनों को मर्ज करके आप इनपुट इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसको रीड कर लेते हैं। Since GST is a destination based computer, since GST is a destination based consumption tax, revenue of GST ordinarily accrues to the consuming state, ठीक है, जो स्टेट कंज्यूम करेगा उसको है, ठीक है, SGST। SGST किसको जाएगा, जो स्टेट कंज्यूम करेगा। सिंस जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहां लास्ट इसका डेस्टिनेशन होगा वहां जाकर के इसको क्या होगा, टैक्स का फुलफिलमेंट होगा, ठीक है। द इंटर स्टेट सप्लायर, द इंटर स्टेट सप्लायर in the exporting state is allowed to set off available credit against the IGST payable in interstate supply made by him. Order of utilization of credit is explained in the brief below. The buyer in the importing state is allowed to avail the credit of IGST paid on interstate purchasing made by him. Thus, unlike the earlier scenario where the credit chain used to break in case of interstate sale on accounts non-VAT Vettable CST under the GST regime, there is a seamless credit flow interstate supply too. The revenue of interstate sale does not accrue to the supporting state, and the exporting state transfer the center state credit of SGST UTGST used in the payment of IGST. The center transfer of importing the state the credit of IGST used in the payment of SGST and UTGST. Okay, समझाते हैं, पहले रीड कर लेता हूँ मैं। Order of utilization of credit, there is a specified order in which the ITC should be utilized. First, IGST credit should be utilized toward IGST payment. There is a specified order in which the ITC should be utilized. First, IGST credit should be utilized toward IGST. यानी कि IGST का जो क्रेडिट है वो सबसे पहले IGST के पेमेंट के लिए यूज किया जाएगा, देन ऑनवर्ड पेमेंट टू CGST and SGST or ETGST in any order in any proportion. After entire ITC of IGST is utilized, ITC of CGST should be utilized for the payment of CGST and IGST in the order. Thereafter, ITC and SGST UTC should be utilized in the payment of SGST, UTGST, ITGST and order. अब ये कहना क्या चाह रहा है, बोल तो बहुत सारा चीज़ है, कुछ समझ में कुछ नहीं है, तो मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। इट मे बी नोटेड दैट द ITC ऑफ CGST कैन नॉट बी यूटिलाइज टू द पेमेंट ऑफ द SGST एंड UTGST, यानी CGST का जो भी पेमेंट है क्या करा, इट में बी नोटेड दैट ITC ऑफ CGST कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ SGST और UTGST, यानी CGST का जो ITC है वो SGST और UTGST के लिए यूज नहीं किया जाएगा, या फिर SGST का जो ITC है वो CGST के लिए यूज नहीं किया जाएगा। Also, ITC of SGST UTGST should be utilized for the payment of IGST only after the ITC of CGST has been utilized fully. यानी कह क्या रहे कि अगर ITC अगर IGST का पेमेंट करना है तब आप SGST से जो इनपुट है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, तो कब, जब CGST आपने पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया है तब SGST का यूज IGST का सेट ऑफ करने के लिए SGST से यूज कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं समझना, इसको मैं चार्ट के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे देखिए, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इन GST, यानी ITC का यूटिलाइजेशन हम किस मैनर में करेंगे GST के अंदर, ठीक है। फर्स्ट हमारा आता है क्या, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सेकंड हमारा आता है CGST, थर्ड हमारा आता है SGST या फिर UTGST बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
IGST का पेमेंट हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? IGST किसके लिए सबसे पहले यूज करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? IGST के लिए यूज करेंगे। यानी IGST का इनपुट हम सबसे पहले IGST के आउटपुट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। यानी जो भी IGST का इनपुट, जो भी हमारा इनपुट होगा IGST का, उसको हम लोग सबसे पहले IGST के लिए यूज करेंगे। मतलब कि जो हम लोग अगर अदर स्टेट से परचेज किए तो उस पर IGST का क्रेडिट हमारे पोर्टल पे से हो रहेगा। उसका जो है हम लोग सेटअप जो क्या बोलते हैं उसको ITC जो लेते हैं, तो उसको सबसे पहले हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? ITC के लिए यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसको CGST के लिए यूज करेंगे। थर्ड, ये दोनों में कुछ वैसा नहीं, दोनों में से पहले SGST के लिए भी यूज करते हैं, CGST के लिए भी यूज कर सकते हैं। SGST या UTGST, ठीक है। यानी कि IGST का पेमेंट आप सबसे पहले IGST के लिए यूज करेंगे, सबसे पहले IGST के लिए। उसके बाद आप CGST के लिए यूज करेंगे या फिर SGST के लिए यूज करेंगे। अगर उसी तरीके से अगर आपका CGST का पेमेंट है, CGST का आपके पास इनपुट है, इसको आप सबसे पहले यूटिलाइज किस चीज़ के लिए कीजिएगा? तो सबसे पहले यूटिलाइज आप इसको कीजिएगा CGST के लिए। अगर CGST का इनपुट आपके पास पड़ा हुआ है तो वो आप CGST के क्रेडिट के लिए यूज करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप यूज करेंगे सेकंड इसको IGST के लिए, ठीक है। इसमें नहीं, SGST के लिए आप यूज नहीं कर सकते। यानी CGST का पेमेंट किसके लिए यूज कर सकते हैं? या तो CGST के लिए, तो IGST के लिए। और IGST का अगर कोई इनपुट पड़ा हुआ है तो वो चाहे आप IGST के लिए यूज कीजिए, CGST के लिए यूज कीजिए, SGST के लिए यूज कीजिए, UTGST, यानी IGST सबके लिए, CGST सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और IGST के लिए। और जो UTGST और SGST है, ये सबसे पहले आप SGST या UTGST के लिए यूज करेंगे, सेकंड आप IGST के लिए यूज करेंगे। ये हो जाएगा नहीं। क्या कहना चाह रहा है इस चार्ट के थ्रू? सपोज डैट एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपके पास IGST का इनपुट पड़ा हुआ है आपके पास 10,000 रुपया, ठीक है। IGST का इनपुट आपके पास कितना है? 10,000 रुपया। अब जो है आपके पास IGST का आउटपुट कितना है आपके पास? 5,000 रुपया। उसके बाद CGST का आउटपुट कितना है आपके पास? 2,000 रुपया। फिर SGST, SGST का आउटपुट कितना है आपके पास? 2,000 रुपया, सपोज डैट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो आपके पास इनपुट जो है IGST का, जो इनपुट आपके पास जो 10,000 रुपया है, तो आप इसका ITC किस मैनर में आप क्लेम कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो 10,000 जो इनपुट हमारा बचा हुआ है, तो सबसे पहले IGST के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले IGST के लिए यूज करेंगे, मतलब कि क्या? सबसे पहले हम 5,000 का क्लेम लेंगे सबसे पहले, फर्स्ट फर्स्ट हम इसके लिए क्लेम करेंगे। अब हमारे पास IGST कितना बचा हुआ है? तो अब हमारे पास 5,000 और रुपया बचा हुआ है। 10,000 था, 5,000 का क्लेम हम IGST के लिए कर लिए, तो बचा कितना? 5,000। 5,000 में उसके बाद करा कि सेकंड आप CGST के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो 2,000 रुपया जो हमारा बचा हुआ है, इसको क्या हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 2,000 रुपया हम सेकंड यूज कर लेंगे, किसके लिए? ये IGST से यूज कर लेंगे, क्या कर लेंगे। उसके बाद फिर अभी भी हमारे पास कितना बचा हुआ है? 3,000 रुपया अभी भी बचा हुआ है इनपुट IGST का। तो क्या जो 2,000 रुपया का आउटपुट है, हमारा आउटपुट ITC है 2,000 का, क्या वो इनपुट टैक्स ये IGST से क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। वही एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम सपोज डेट की आपके पास CGST है, ठीक है। CGST का इनपुट आपके पास पड़ा हुआ है 8,000 का। ये क्या आपका इनपुट है? अब आउटपुट देखिए,
आउटपुट टैक्स आपके पास CGST कितना है? CGST आपके पास है सपोज डेट 5,000 रुपया। IGST का आउटपुट कितना है? तो IGST कितना है? 5,000 रुपया। अभी भी इसके पास रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? 3,000 रुपया बचा हुआ है। तो ये 3,000 रुपया क्या है, वो CGST के लिए यूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे CGST का इसका है 3,000 रुपया ही है, तो ये क्या पूरा का पूरा यूटिलाइज कर सकता है? तो फर्स्ट तो ये इसके लिए यूज करेगा, बाकी रिमेनिंग क्या करेगा? इसके लिए यूज करेगा 3,000 रुपया। या फिर इसको अगर हम कुछ कम कर दें, सपोज डेट 2,000 रुपया, 1,000 रुपया और बचा हुआ है। और सपोज डेट इसके पास SGST का भी कुछ आउटपुट है, ठीक है, 1,000 रुपया। तो क्या ये SGST के लिए यूज करेगा? तो इसके लिए ये नहीं यूज करेगा, SGST के लिए नहीं यूज करेगा। ये रिमेनिंग इसके पास 1,000 रुपया अभी भी इसके लेजर में पड़ा रहेगा, लेकिन बाकी ये 5,000 रुपया का यूज कर सकता है, 2,000 रुपया का यूज करता है। सेम टू सेम उसका आता है SGST का। तो SGST का क्या है? SGST का देखा जाए तो अगर SGST का भी 8,000 है और आपके पास आउटपुट SGST का 4,000 है, IGST का पेमेंट 1,500 का है, और CGST का पेमेंट आपके पास कितना है? 3,000 रुपये। तो फर्स्ट तो आप इसमें से क्या कीजिएगा? फर्स्ट ये 4,000 आप क्रेडिट ले लीजिएगा, फिर 1,000 का भी आप क्रेडिट ले लीजिएगा सेकंड में, और थर्ड में इसका तो आप नहीं ले पाइएगा SGST से। SGST से CGST का कॉम्पनसेट नहीं होगा, ठीक है, या फिर CGST से SGST का कॉम्पनसेट नहीं होगा क्रेडिट। ओके, यानी CGST का इनपुट आप SGST के लिए यूज नहीं करेंगे या UTGST के लिए, और SGST या UTGST का जो इनपुट है वो आप CGST के लिए यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा ये बोल रहा है ये कह रहा है ये, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बेसिक खत्म होता है, कुछ क्वेश्चन है इंटर स्टेट सप्लाई, ये देख लेते हैं। क्या करें इन केस ऑफ लोकल सप्लाई? लोकल सप्लाई है, लोकल सप्लाई है मतलब विद इन स्टेट है, लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है। द सप्लायर वुड चार्ज डबल GST, डबल GST करने का मतलब CGST SGST, ठीक है, स्पेसिफाइड रेट ऑन द सप्लाई। कितने का सप्लाई कर रहा है? तो सप्लाई कर रहा है ये 10,000 का, सप्लाई कितने का कर रहा है? 10,000 का। उस पर CGST यानी रेट कितना लगा रहा है? 18%। तो 18% तो 50-50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 50-50% 9% CGST और 9% SGST, तो 900 रुपया कितना हो गया? 1,180 रुपया इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। CGST and SGST charge on B supply of goods or services will be remitted by A to the appropriate account of the central and state government respectively, ठीक है। A is the first stage supplier of the supply goods and services does not have the credit of CGST SGST और IGST। अब ये क्या कर रहा है? ये जो है क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ सप्लायर है। जैसे हम लोग जो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं मैन्युफैक्चरर का, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, मैन्युफैक्चरर क्या था? फर्स्ट स्टेज ऑफ सप्लायर था, तो वो क्रेडिट नहीं ले पा रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे जो ए जो है वो क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ सप्लायर है, तो ये जो है वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा। किसका? 9 दूना 1,800 रुपये का ये क्रेडिट नहीं ले पाएगा, ठीक है। सेम उसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू कर रहा है और क्या कर रहा है कि B to C, पहले A to B सप्लाई हुआ, अब B to C सप्लाई हो रहा है, और वैल्यू एडिशन कितने का हो रहा है? 20% का, यानी वैल्यू उसका कितना था? 10,000, 10,000 पर 20% कितना? 2,000, तो कितना हो गया? 12,000। अब ये 12,000 का क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है किसको? C को। अब इस पर ये 9% GST लगाएगा, 9% CGST, 9% IGST, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया? 14,116 रुपया। अब क्या ये जो B है, B क्या ये इनपुट क्रेडिट ले सकता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, हाँ ये ले सकता है, ये सेकंड स्टेज ऑफ सप्लायर है तो ये ले सकता है। अब यहाँ पे देखिए CGST इसके पास कितना है? 1,080 लेस क्रेडिट ऑफ CGST, जो पहले जो पे किया था ये कितना? 900, उसको क्या कर लिया? ये क्रेडिट ले लिया। फिर GST पेबल ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट 180 रुपये ये CGST पे कर देगा, क्यों? क्योंकि 900 रुपये का ये क्रेडिट ले लिया जो कि फर्स्ट स्टेज पे जो पेमेंट किया था ये। फिर उसके बाद उसी तरीके से SGST कितना? 1,080
₹900 का क्रेडिट ले लेगा, ₹180 गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय ए टू बी, रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट 900, रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट, रेवेन्यू कितना कितना पहुंचा। ठीक है। फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे ₹180 दोनों को मिला, टोटल कितना 1080 मिल गया इसको। मतलब कि जब सप्लाई ए टू बी हुआ था तो ₹900 CGST, ₹900 SGST लगा, तो ये क्या हो गया, सरकार का रेवेन्यू हो गया। फिर सेकंड स्टेज पे सप्लाई हुआ किसको, बी टू सी को, तो वहाँ पे क्रेडिट लेने के बाद ₹180, ये 900 का तो पेमेंट हो गया था, फिर ₹180 का पेमेंट किया, टोटल कितना का पेमेंट किया, तो ₹1080, ₹1080, ₹1080 सेंट्रल गवर्नमेंट, ₹1080 स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 2 क्या कह रहा है, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस द सप्लायर वुड चार्ज IGST स्पेसिफाइड एट द रेट ऑफ। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, लोकल सप्लाई यानी कि विद इन स्टेट, अब देख रहे हैं हम लोग क्या, IGST का। अब IGST क्या यानी कि विद इन इंटर स्टेट सप्लाई, पहले इससे पहले इंटर था, अब इंटर स्टेट सप्लाई है। ठीक है। तो वैल्यू चार्ज बाय द सप्लायर गुड्स और सर्विस 10,000। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस द सप्लायर शुड चार्ज IGST। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो CGST और SGST लगाया है, ये क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस भाई ये अच्छा वो बताया है, तो वो तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे CGST और SGST 9% लगा। ठीक है, ₹900 ₹900 ₹1180 हो गया, पे हो गया। फिर B2 1 to B, ये क्या था, एक जो है ए से सप्लाई कर रहा है, फिर एक जो है बी से सप्लाई कर रहा है। ठीक है। अब ये बी से सप्लाई कर रहा है, यानी कि देखिए एक जो सप्लायर है वो ए को सप्लाई कर रहा है और वही सप्लायर बी को भी सप्लाई कर रहा है, यानी ये जो सप्लायर वो विद इन स्टेट है तो वहाँ पे इंट्रा है, और फिर वही वन जो है वो बी को जो सप्लाई कर रहा है, जो बी अदर स्टेट का है, तो वहाँ पे इंटर लगेगा। ठीक है। उसको कितने का सप्लाई कर रहा है, ₹1200 का। तो ₹1200 पे 100% के रेट से GST लगेगा 18%। यहाँ पे जो 50-50% जो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, 9% CGST 9% SGST, जो 50-50% लग रहा था दोनों गवर्नमेंट का, यहाँ पे पूरा का पूरा 100% एप्लीकेबल हो जाएगा IGST पे। ठीक है। ये IGST का पेमेंट हो गया, कितना हो गया, ₹14,160 टोटल वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ IGST पेबल टू गवर्नमेंट, अब देखिए जो अभी जो एग्जाम्पल जो पढ़े थे। ठीक है। IGST पेबल कितना हुआ, ₹2,160, लेस क्रेडिट ऑफ CGST 900, लेस क्रेडिट ऑफ SGST 900। इसको ऐसे समझिए, IGST CGST SGST, IGST इसके पास कितना है, ₹2,160, CGST कितना है, 900 900। ठीक है। 900 900 नहीं, ये टोटल IGST इसका कितना है, ₹2,160। ठीक है। और फिर क्रेडिट ऑफ CGST, क्रेडिट ऑफ SGST, IGST इसके सेंट्रल गवर्नमेंट कितना, किसका निकालने के लिए बोला, ये किसका है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे वन जो है ए को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये स्टेज 1 हो गया। ठीक है। फिर वन जो है वो किसको सप्लाई कर रहा है, 2 को बी को सप्लाई कर रहा है, तो ये वो वैल्यू एडिशन कितना कर रहा है, तो 20% का वैल्यू एडिशन किया। ठीक है। तो यहाँ पे तो ये IGST कलेक्ट किया, IGST कितना कलेक्ट किया, ये IGST हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, आउटवर्ड सप्लाई पे आ गया। ठीक है। और ये इनवर्ड सप्लाई पे कितना किया था, CGST और IGST, सॉरी CGST और SGST पे किया था, तो उसका यहाँ पे जो है ये इनपुट ले सकता है, तो ₹900 ये CGST का और ₹900 SGST का ये इनपुट ले सकता है, CGST SGST। तो ये कितना देगा, 2160 माइनस 1800, ₹360। तो IGST कितना पे कर, ₹360 पे करेगा, ये वही है।
सबसे पहले CGST क्लेम किया, उसके बाद SGST क्लेम किया, जो अभी आप बताए थे कि IGST का अगर इनपुट है हमारे पास तो उसको CGST और SGST आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं। सॉरी, IGST का अगर आउटपुट है तो उसको इनपुट का जो क्रेडिट है वो CGST और SGST के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले CGST के लिए यूज किया, फिर बचा तो फिर SGST के लिए यूज किया, बाकी फिर वो क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया, जो क्लेम लेना था इसको ले लिया क्लेम। ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज B टू स्टेट टू C टू स्टेट टू, वैल्यू एडिशन 20%। ये क्या है? B will be avail of credit of IGST paid by him on the purchase of the goods service and will utilize such credit to being set off against the CGST and SGST payable on the local supply of goods or services made by him. To see value charge for supply of goods or services 12,000 into 120%. Supply of goods or services by B to state to C to state to, वैल्यू एडिशन 20%, यानी कि इसी इलिस्ट्रेशन को ये कंटिन्यू कर रहा है। जो 1200 था इस पर 20% ऐड कर दिया तो 1440 हो गया। ठीक है, 14,400। अब इस पर CGST विद इन स्टेट है, CGST और SGST, CGST SGST 9% लगाया। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना वो कलेक्ट करेगा। उसके बाद कंप्यूटेशन देखिए, CGST पेबल इतना, लेस क्रेडिट ऑफ IGST 1296 रुपया, पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट नील, SGST पेबल इतना। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो IGST वाला था, अभी ये जो परचेज जो किया था ये अपने स्टेट में सप्लाई कर, जो इंटर स्टेट सप्लाई था ये अब फिर से सप्लाई कर रहा है। तो फिर से जो सप्लाई कर रहा था इसके पास क्या है, इनपुट पड़ा हुआ है। इनपुट किसका है? IGST का है। तो जब इनपुट इसके पास, अब पहले इसके पास आउटपुट था, सेकेंड एग्जाम्पल में IGST आउटपुट था, और थर्ड इलस्ट्रेशन में ये IGST क्या होगा, इसके पास इनपुट हो गया। तो आउटपुट क्या है? तो आउटपुट CGST है और SGST है। तो जो इनपुट इसका है IGST का, वो कितने का है? इनपुट देखा जाए तो 2,160 रुपये का, 2,160 रुपये का। अब इस पे जो है वो CGST जो पे कर रहा है वो क्लेम कर सकता है, हाँ करेगा। सबसे पहले CGST क्लेम करेगा, या फिर जो IGST का जो पेमेंट है वो क्लेम करेगा। तो यहाँ पे जो है ये जो फर्दर सप्लाई किया तो इतना आया। ठीक है, 18%, 2,160 रुपया। तो इसको, ये जो फर्दर जो सप्लाई किया उसके बाद इससे पहले जो ये सप्लाई किया था किधर गया, सॉरी यहाँ पे है, हाँ हमने यहाँ पे क्यों कर रहा था इसको। अब यहाँ पे ये फर्दर सप्लाई किया, तो फर्दर सप्लाई किया तो ये विद इन स्टेट किया है, खरीदा था दूसरे स्टेट से। अब ये जो सेल कर रहा है वो विद इन स्टेट कर रहा है। तो इसके पास जो इनपुट जो पड़ा हुआ है, इनपुट पड़ा हुआ है कितना, 2,160 रुपये IGST का। तो ये क्या आउटपुट जो कर रहा है, आउटपुट इसका हो रहा है वो CGST और SGST का। ठीक है, तो क्या इसके लिए यूज कर सकता है? ये बिल्कुल कर सकता है। तो कितना कितना CGST 9%, 1,296 रुपया। क्या ये यूटिलाइज कर सकता है इसमें से? बिल्कुल कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। फिर इसके पास आता है क्या, IGST इतना नहीं है इसका, IGST है इसके पास। एक क्लेम कितना लिया था, 1,800, 2,160, 560, 2,160, 1,296, 1,296। B will avail credit of IGST paid by him on the purchase of the goods and service, will utilize such credit for being set off against the supply of goods service by B to स्टेट टू। B to स्टेट टू कौन सा था, B2 तो ये, ठीक है।
1296, 1296 CGST पेबल, IGST से सेटअप कर लिया, SGST इतना है, लेस क्रेडिट ऑफ IGST इतना। अच्छा, अब ये जो बोल रहा है क्या कि ये जो क्वेश्चन था IGST वाला, अब ये जो सप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना था, 2160 रुपया था। तो ये तो CGST के लिए क्लेम कर लेगा, तो CGST के लिए क्लेम कर लेगा तो CGST का पेमेंट तो नील हो जाएगा, कोई पेमेंट इसका नहीं करना पड़ेगा, फुल्ली यूटिलाइज हो गया। अब बचा कितना, तो 2160 माइनस 1296। अब बचा ITC, अब मेरे पास बचा हुआ है कितना, IGST का ITC कितना बचा हुआ है, 864 रुपया। लेकिन हमारा अब SGST कितना बचा हुआ है, SGST हमारा कितना है, 1296 रुपया। तो ये जो 1296 रुपया, इसमें से SGST जो है ये 864 रुपया क्लेम कर लेगा, ये 864 रुपया ये क्लेम कर लेगा। बाकी जो रिमेनिंग जो इसको SGST कितना रिमेनिंग रह जाएगा इसका, प्लस 1296, 432 रुपया इसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, पेमेंट। कैसे हुआ समझे। अब देखिए, इसके पास IGST का इनपुट कितना था, 2160 रुपया। ये फर्दर आउटपुट सप्लाई कर रहा है CGST और SGST में, ठीक है। तो CGST और SGST 9% के हिसाब से लगेगा, तो 1296 रुपया का CGST और 1296 रुपया SGST का। अब ये अब ये चाहे तो फुल्ली यूटिलाइज कर सकता है, किसमें, SGST या CGST, किसी के लिए यूटिलाइज कर सकता है। अब ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का भी पेमेंट कर सकता है, CGST का भी पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो 1296 रुपया ये फुल्ली यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। अब रिमेनिंग जो हमारा ITC जो बचा हुआ है रिमेनिंग, वो 864 रुपया ही बचा हुआ है। तो वो इस SGST के लिए वो 864 रुपया ही वो यूटिलाइज कर पाएगा, बाकी उसको 432 रुपया अपने जेब से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उतना इसके पास इनपुट बचा ही नहीं हुआ है, जितना इनपुट बचा रहेगा उतना ही ना आउटपुट का सेट ऑफ कीजिएगा, वो ये कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट में ला दिया है पूरा का पूरा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाई X टू A 900 का, सप्लाई ऑफ A टू B किया 360 रुपये का, ट्रांसफर बाई स्टेट 1 टू इंटायर 900, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाई B टू C 432 रुपये का इसको पेमेंट करना पड़ा स्टेट गवर्नमेंट को, जो रेवेन्यू हुआ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 900, 360, 900, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना हुआ, 900, यहाँ पे तो 900 रुपया माइनस ही हो गया था, पूरा का पूरा सेटअप हो गया था। फिर ट्रांसफर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट टू 864 रुपया और 864 रुपया ट्रांसफर कर देगा दोनों को, टोटल इतना इतना नील हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।